これだと役にしようと。सभी लोग यहाँ पर होने से आशा है कि ध्यान से तो श्रद्धेय गुरुजनों एवं प्रिय गुरुजन, यदि सभी लोग अपने पूरे मन और हृदय के साथ यहाँ हैं तो हम लोग ये संवाद आरंभ कर सकते हैं। हाँ, तो ये विषय बहुत अच्छा रखा गया है कि लोक तत्व, लोक और लोक कलाएँ और या शास्त्रीय कलाओं में लोक तत्व। हेलो बोल चीज। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, यहाँ से अमन को लेना है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। ওকে বলো কমেন্ট করতে, তবে অ্যাড হবে। आयोजकों ने मुझे कहा है कि 2 मिनट शांत होकर बैठने के लिए, इसलिए हम शांत होकर बैठे हैं ताकि आयोजक जो समवाय है उसमें से कोई अपीयर हो और तब शायद आरंभ हो पाएगा। हाँ। हम लोग सब लोग मिलकर आरंभ कर सकेंगे, है ना? मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो आगे गुरुजन कहे हैं कि शुरू में आरंभ करना चाहिए और मुझे ऐसा कहा भी गया है। दीक्षा कर लें। क्या है अमन को? नमस्कार सर। आनंद आनंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, मेरा नाम अमन जेटली है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि विदूषक भोपाल, रसूपक वाराणसी, 9 लिम्स मुंबई, सपोर्टेड बाय मोशन पिक्चर लर्नर्स की तरफ से ये 12 दिवसीय कलाओं में लोकतत्व का आयोजन का शुभारंभ आज हो रहा है। और इसी सत्र में मैं आप सभी का आप सभी को बता दें कि ये फेस्टिवल 12 डेज के लिए है, जिसका नाम कलाओं में लोकतत्व है, जिसमें हमारे देश
विद्वान और किस प्रख्यात कलाकार आपके सामने रूबरू होंगे और वार्ता करेंगे। तो जैसा कि लोक कला एक ऐसी परंपरागत कला के रूप में स्थित है जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति के साथ आरंभ से जुड़ी हैं। किसी कला में लोक तत्व का जो स्वरूप होता है उसमें मात्र सौंदर्य अनुभूति नहीं होती, बल्कि उसका संबंध जनजीवन और विश्वास से होता है। कला की आत्मा लोक तत्व होती है। देश में विकसित कलाओं में किसी न किसी माध्यम में लोक तत्व अवश्य पाया जाता है और भारतीय लोक कला प्रतीकात्मक भी रही है। अपने प्रतीकों के माध्यम से अपनी अलौकिकता तथा धार्मिकता की कहानी कहती आ रही है। इसी के साथ हम प्रख्यात कलाकार और हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्रम से सबका स्वागत करते हैं। तो जो आज का उद्घाटन सत्र है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गौतम चटर्जी सर। 25 जुलाई को जो आने वाले हैं श्री प्रसन्ना जी 4 बजे, 8 बजे डॉक्टर गिरिजा माधव, 26 जुलाई को 4 बजे श्रीकांत किशोर जी, 8 बजे प्रोफेसर महेश चंपकलाल, 8 बजे डॉक्टर विधि नागर, 28 जुलाई संजय उपाध्याय जी, 29 जुलाई 4 बजे श्री कालू पटेल, 30 जुलाई 4 बजे प्रोफेसर अजय जेटली जी, 31 जुलाई को 4 बजे श्री अजय मलकानी जी, 8 बजे प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी जी, 1 अगस्त को 4 बजे डॉक्टर अंजना पुरी जी, 8 बजे डॉक्टर जसपाल देओल जी, 2 अगस्त को 4 बजे आचार्य भारत जी, 8 बजे डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी, 3 अगस्त 4 बजे 8 बजे श्रीमती राजश्री शिर्के जी, और 4 अगस्त को जो आखिरी संध्या रहेगी 4 बजे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। और इस पूरे सत्र का जो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हमारे देश के प्रख्यात जाने माने रंगकर्मी पद्मश्री बंसी कौल, जो 8 बजे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे आप सभी के सम्मुख। तो मैं आप इन सभी गुरुजनों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन। तो जो आज हमारा प्रथम सत्र founder of Abhinav Gupta Academy. He has directed almost 4 dozen plays, received Lifetime Achievement Award at Star Theatre, Kolkata. Contribution in writings, collection of 21 interviews, book called Shikhar Se Samvad. Tantralok book by Abhinav Gupta, translated from Sanskrit to English in 7 volumes. Sangeet Vimarsh, Abhinay Shastra, Classic Cinema, Anand Bhairavi, and lot more. He has delivered more than 50 lectures across all over the world. Contribution in filmmaking, he has directed more than 50 art films, in which Pancham Ved, Abhog, The Flames, Tatpurushvad, Film Mode, and Kuhasa was premiered in International Film Festival Khajuraho and Indian Film Festival Vienna. तो इसी तरह से लिस्ट बहुत ज्यादा है और बहुत सारी चीजें आप भी जानते होंगे, आप सभी दर्शक जानते होंगे। इसी के साथ सर वेलकम, और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं और इस उद्घाटन सत्र को आपकी तरफ आगे करता हूं। और एक चीज और, जो हमारा ये जो आयोजन है इसके जो हमारे चेयरमैन हैं पद्मश्री बंसी कौल सर का मैं स्वागत करता हूं, इसके कोऑर्डिनेटर प्रशांत गुप्ता जी का, और इसके हमारे जो कन्वीनर जो मैं खुद हूँ अमन जेटली जी, और हमारे जो ऑर्गेनाइजर है सुमित श्रीवास्तव जी। तो इन सब की तरफ से आप सभी का फिर से मैं वेलकम करता हूँ। तो सर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपकी तरफ, तो आप सर इसको शुरुआत करिए और मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इतना कुछ
अमन जी ने कहा, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक पूरी बात है। लेकिन आज ये बात तो कुछ करनी होगी, लोक कलाओं पर, लोक पर, शास्त्रीय कलाओं पर, लोक तत्वों पर, इस पर बातचीत करनी होगी। मुझे लगता है कि ये जो आयोजन हो रहा है, इस पे जितनी भी चीज़ें हैं, शास्त्रीय कला, लोक कला, ये अक्सर ही हम लोग बीच में इस तरह की बातें होती रही हैं कि शास्त्रीय कला और लोक कला पर इतनी ज़्यादा बातचीत अब हो रही है, बल्कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है फोक पर, लोक पर। तो ये देखना होगा कि आखिर ये आया कहाँ से था, और हम लोग को इस पर एक बार प्रकाश डालना चाहिए। और मुझे याद आता है कि एक विश्व के कवि हुए हैं, उनका नाम है ऑक्टोवियो पास। ऑक्टोवियो पास को अक्सर हम लोग याद किया करते हैं जब भी रात के समय में, जब बहुत गहरी रात होती है और बारिश शुरू हो जाती है, जैसे कि आजकल होती है, तो उस वक्त बाहर जो बारिश हो रही है उसकी आवाज़ को सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। तो ऑक्टोवियो पास ने कविता लिखी थी कि तुम मुझे इस तरह सुनो जैसे तुम घनी रात में बारिश को सुनती हो। क्योंकि जब हम लोग बारिश को सुनते हैं गहरी रात में, तो टोटल कंसंट्रेशन होता है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि क्या आप लोग यहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि पूरे मन से, पूरे मनयोग से आप हैं। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, कई बार हम पूरे ध्यान से होते हैं और आप मनयोग से नहीं होते हैं। कई बार आप मनयोग से होते हैं और हम बिल्कुल गार्बेज या रबिश बोल रहे होते हैं, तो कोई एक संपर्क नहीं हो पाता है। तो वक्ता और श्रोता के बीच का ये जो रिश्ता है, इसको आज हम लोग यहीं पर एक प्रकार से समाप्त करते हैं। हम सब लोग मिलकर क्यों ना ऐसा करें कि कोई वक्ता नहीं है, कोई श्रोता नहीं है, हम सब लोग ये जो एक विषय आयोजन का रखा गया है, इस विषय की ओर बढ़े, साथ 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 ढूंढे। शायद ये बहुत ही गहरा, जैसे जन समुद्र होता है, लोक का समुद्र होता है, हो सकता है समुद्र की गहराई में हम लोग जाएं और कोई अपने अपने हिस्से का रत्न, हीरा, मोती लेके लौटे। हाँ, तो बेहतर है कि वक्ता और श्रोता, एक वक्ता बोल रहा है और श्रोता सुन रहा है, ऐसा न करें। हम लोग मित्र बनकर साथ साथ चले। इसलिए सभी गुरुजनों और गुणीजनों को मित्रवत लेते हुए हम लोग इस विषय में आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्टोवियो पास की बात से हम लोग बात शुरू किए थे। ऑक्टोवियो पास विश्व के जाने माने कवि हैं, मैक्सिकन कवि हैं, मैक्सिको। तो उन्होंने एक बार एक लेख लिखा था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक लेख लिखा था। उसमें लोक, मिथक, ये सब शब्द आया था, और उन्होंने लिखा था अंग्रेजी में, मैक्सिकन में, और फिर उस लेख का सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी लिखे हुए को इतना महत्व मिले कि उसका सारी भाषाओं में अनुवाद। उस लेख को जब हम पढ़ने जाते हैं तो देखते हैं उन्होंने लोक पर कम लिखा है, मिथक पर कम लिखा है, लेकिन लोक और मिथ और मिथक के बहाने उन्होंने एक व्यक्ति पर लिखा है, पूरा लेख उस व्यक्ति पर। उस व्यक्ति का नाम है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, नृतत्व शास्त्री थे, और उन्होंने पहली बार उनके ध्यान में गया था, जैसे न्यूटन के ध्यान में गया था ना कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है, तो उनके ध्यान में गया था कि आखिर ये फोकलोर, फोक टेल्स, ये जो लोक कथाएं हैं, लोकोक्तियां हैं, है ना, आदिम कथाएं, आदिम युग की कथाएं हैं। पंचतंत्र तो हम लोग जानते हैं, बुद्ध की कथाएं हैं, लेकिन ये जो लोकोक्तियां हैं, लोक कथाएं हैं, किसी एक देश में नहीं है, पूरे विश्व में है। आखिर ये आई कहां से? पहली बार उन्होंने ये सोचा था पूरे विश्व में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कि आखिर ये फोक लोर, फोक टेल्स, ये बनती कहां से है, कौन बनाता है इन्हें? इस पर उन्होंने काम शुरू किया था और एक विश्वव्यापी आयोजन किया था, और लगातार किया था। पूरे विश्व में जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग थे, अलग अलग फील्ड के, साइंस के, एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है,
वहाँ से लिटरेचर से, आर्ट से मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, आदिम चेतना से लेकर के आदमी की चेतना तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया में ये कैसे कैसे मनुष्य का विकास हुआ, मानस का विकास हुआ और कहाँ से ये लोक चेतना आई, इस पर उन्होंने पूरे विश्वव्यापी एक विमर्श आरंभ किया। ऑक्टेवियो पाज ने लेवी स्ट्रॉस के बारे में यही लिखा था। वो इसलिए लिखा था क्योंकि उस वक्त वो भारत में मैक्सिको के राजदूत थे, विश्व कवि जो भारत में राजदूत थे, और भारत में रहते हुए उन्होंने ये लेख लिखा था। जब ये लेख भारत के विद्वानों के बीच गया, उसमें 2 विद्वानों ने इसको पढ़ा और पहल की, और उन्होंने फिर अपनी ओर से लंबे लंबे लेख लिखे। इसमें से एक नाम है राय कृष्ण दास जी का, जो संस्कृति कर्मी थे। दूसरी है कमला देवी चट्टोपाध्याय का, जो रंगकर्मी थे। तो इन दोनों ने बहुत लंबे अपने अपने लेख लिखे जो प्रकाशित हुए। जबकि ये दोनों ही लोग स्ट्रॉस से बड़े थे। लेवी स्ट्रॉस का जन्म हुआ था 1908 में, हाँ, और राय कृष्ण दास तो 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के पहले 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। कमला देवी चट्टोपाध्याय तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। यानी ये दोनों लोग उम्र में थोड़ा बड़े थे और ऑक्टेवियो पाज इनसे थोड़ा कम छोटे थे। तो इन दोनों ने जब भारत में लेख लिखा तो इनके लेख को पढ़ के पूरे देश भर में फोक एलिमेंट्स पर, फोक आर्ट्स पर, लोक कलाओं पर, लोक तत्वों पर, लोक चेतना पर खूब सारे लेख लिखे जाने लगे, खूब सारे विमर्श आरंभ हुए। तो वो जो तब का लेवी स्ट्रॉस का शुरू किया हुआ ये जो आयोजन है आंदोलन के रूप में, उसके बाद वो इतना बढ़ा कि कलाओं में लोक पर खूब बातें होने लगी, क्योंकि ऐसा पाया गया ये जो अभिजात्य संभ्रांत चेतना है, जिसको हम लोग शास्त्रीय चेतना कहते हैं, माने जाते हैं कि ये लोग सुरुचि संपन्न वर्ग है, जिनके लिए लोक या लोग सिर्फ उत्पन्न करते हैं चीजें ताकि इनके सुख में इनके काम आ सके। हाँ, तो बहुत ही हमारे जो साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, विश्व साहित्य का इतिहास है, या विश्व नृतत्व शास्त्र का इतिहास है, उसमें लोक चेतना को एक तरह से सेकेंडरी रखा गया था। लेकिन इस विमर्श के बाद धीरे धीरे लोगों में लोक चेतना के प्रति एक आग्रह बढ़ा, सभी का। हाँ, जैसे कि हजैब द्विवेदी जी भी बाद में उन्होंने सबसे पहले हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग करने वाले द्विवेदी जी थे, और उन्होंने ये कहा था कि लोक चेतना का जो व्यावहारिक ज्ञान है वो शास्त्रीय चेतना के पोथियों पर निर्भर नहीं है। इनका जीवन बिल्कुल अकृत्रिम होता है, भोले भाले सहज होते हैं, और अगर जब हम लोग बोलते हैं तो पूरे पृथ्वी पर जो मानव का समूह है उसी का एक इम्प्रेशन सामने आता है, जो नागरिक भी है और ग्रामीण भी। हाँ, तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, विमर्श शुरू हुआ था, धीरे धीरे लोक तत्वों की मांग बढ़ने लगी पूरी पृथ्वी में। हर कोई थिएटर में, आर्ट में, सब चीजों में फोक एलिमेंट की मांग करने लगा। ये जो लहर आई वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो मुझे लगता है कि लेवी स्ट्रॉस के कारण है। इसलिए आज हम लोग लेवी स्ट्रॉस की बात से शुरू कर रहे हैं, और आज इंग्लिश के साहित्य में जो एमए कोर्सेज होते हैं, मास्टर्स कोर्सेज, उसमें सॉस्योर और लेवी स्ट्रॉस को कोर्स में पढ़ाया जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि इसी चेतना के लिए, क्योंकि उन्होंने इसको आरंभ किया था। और उन्होंने जो लोक कला के तत्वों पर विमर्श आरंभ किया था, वो पहुंचते पहुंचते देखिए कहाँ तक पहुंच गई है कि आज 9 लिम्स, 10 रूपक और ये विदूषक, ये जो 3 संस्थाएं मिलकर इस विषय पर फिर से विमर्श करने का प्रयोजन समझ रही है। ये संस्थाएं, इसके लिए तीनों संस्थाओं के, तीनों हमारे गुणीजनों, मित्रों को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और कृतज्ञ हूँ। मैं आज इस मोमेंट में बंसी कौल जी, सुमित श्रीवास्तव जी और अमन जेटली जी, क्यों मैं इनके प्रति आभार व्यक्त किया हूँ, ये मैंने आपको पूरा बताया कि ये हम लोग का, ये हमें अपने अतीत को ऐसे जानना चाहिए, ऐसा हुआ था। इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और आज 24 तारीख से 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक ये जो 12 दिनी आयोजन है, इसमें अभी जैसा कि अमन जी ने कहा कि 20-21 विद्वान हमारे देश से भाग ले रहे हैं। वो अलग अलग कला अनुशासनों से जुड़े लोग हैं। हो सकता है कोई थिएटर की ओर से बोल रहा हो सकता है कोई संस्कृत साहित्य की ओर से बोल रहा हो, कोई हिंदी साहित्य की ओर से हमारे यहाँ से कोई बोल रहे हैं, कोई विद्वान पेंटिंग की ओर से बोल रहे हैं। हाँ,
कोई व्यक्ति डांस की ओर से बोल रहे हैं। तो ये जो विद्वानों का आयोजन है, मैं इसको समवाय कहना चाहूंगा, और है भी। इससे विद्वान, हम सब लोग मित्रवत इसमें कुछ ऐसी ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसी चीज, ताकि कहीं कुछ अस्पष्टता आई है जिस वजह से स्पष्ट करने के लिए आयोजन हो रहा है। अदरवाइज अगर लेवी स्ट्रॉस ने ये काम किया था और आनंद कृष्ण जी ने और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इस पर सोचा, फिर बाद में कुकुल जयकर से भी आगे ये परंपरा, ये धारा चली विमर्श की, तो आज अगर फिर जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब है कि बहुत सारी अस्पष्टता आ गई होगी, जिससे आज आज इससे आरंभ हो रही इस 12 दिनी उत्सव में, समवाय में, हम लोग उन सब चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, आखिर कहाँ पर अस्पष्टता आई है। और मुझसे शायद ये उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि जो किसी आयोजन में पहले दिन जो वक्ता बोलता है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो विषय का प्रवर्तन करेगा, जिसको अंग्रेजी में की नोट एड्रेस कहते हैं। की नोट एड्रेस का एक हिंदी अनुवाद किया गया है बीज वक्तव्य, जो बिल्कुल ही सेंसलेस है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करने जाते हैं, जैसे फोक का लोग करने जाते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने भी फोक वर्ड यूज किया था, शब्द यूज किया था, लेकिन हम लोगों ने फिर इसको पाया कि हमारे यहाँ उसी का एक समानार्थी शब्द है लोक, जबकि अभिनव गुप्त ने इसके लिए जनपद लिखा है, और हजायब शाह द्विवेदी ने कहा है कि न जनपद सही है न ग्राम सही है, हाँ, लेकिन लोक सही है। कैसे है उस पर हम लोग आगे विचार करते हैं। तो एक जो विषय का प्रवर्तन करता है, उससे उम्मीद की जाती है कि जितने भी अन्य अन्य कला अनुशासनों से लोग आ रहे हैं, उनके लिए हम एक भूमि बनाएं, ताकि वो उस भूमि में उसी अस्पष्टता को जितना स्पष्ट किया जा चुका है, उसको उस पर अलग अलग एंगल से और प्रकाश डाले, और विषय के बाद कुछ ऐसा निकष, ऐसे निकष पर हम पहुंचे कि वो फिर आगे के लिए हमारा प्रस्थान बिंदु बन सके। यही विमर्श का या किसी समवाय का आयोजन होता है। इसलिए यहाँ पर वक्ता और श्रोता नहीं है, बल्कि हम सब लोग मित्रवत एक यात्रा पर निकले हैं, और ये 4 अगस्त तक जारी रहेगा। हाँ, तो इस आयोजन में मुझे लगता है कि सारी कलाओं से लोगों को लिया गया होगा। शायद स्थापत्य से किसी को हम लोग आमंत्रित नहीं कर पाए होंगे, शायद गायन से नहीं आमंत्रित कर पाए होंगे, हो सकता है शायद हम लोगों ने वादन से आमंत्रित हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे, या होंगे, अमन जी और सुमित जी बता पाएंगे। लेकिन हमें कलाओं के जितने भी अन्य अनुशासन हैं, सभी से अगर लेंगे, हो सकता है अगले आयोजन में वो सारे लोग आए, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, अनवरत एक प्रक्रिया है इस पर बात करते रहने की। और बहुत सारे और भी अनुशासन होते हैं इसकी ओर से सोचा जाता है। हम लोग सोचते हैं आर्कियोलॉजी का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर की ओर से भी सोचा जाता है, मैथमेटिक्स की ओर से भी, नृतत्व शास्त्र का मतलब ही है एंथ्रोपोलॉजी। इस सारी कलाओं की ओर से हम लोग मानव सभ्यता के विकास को ऐसे देखें कि आखिर उसका सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, ये कला चेतना कैसे बनी जो लोक चेतना पहले थी। तो लोक शब्द को अंततः माना गया है, ग्राम में और जनपद इसलिए नहीं, क्योंकि अभिनव गुप्त ने लिखा है कि ग्राम में शब्द का मतलब वो नहीं होता है जिसको आज हम लोग समझते हैं। हम लोग इस विषय की स्थापना करने के लिए, प्रवर्तन करने के लिए आरंभ ऐसे कर सकते हैं कि आज हम लोग किसे लोक कहते हैं, किसे शास्त्र कहते हैं। हम लोग देखिए कि अगर हम लोग जब भी कोई शब्द बोलते हैं, हम अपने, हमारे पास कुछ इंप्रेशंस होते हैं जो रजिस्टर्ड हो गया हमारे ब्रेन में, उसको ही दोहराते रहते हैं, और फिर थोड़ी दूर जब गहराई में जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और लोक और शास्त्र का ऐसा घालमेल हो जाता है, हम लोग फंस जाते हैं। उसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि लोक क्या है और शास्त्र क्या है। हाँ, और मुझे तो ये विषय दिया गया है कि आधुनिक शास्त्रीय कलाओं में लोक तत्व, यानी आधुनिक शब्द एक और उसमें जुड़ गया है ना। तो आधुनिक शब्द को तो पहले ही हम लोग समझ लें, वो बहुत कठिन चीज नहीं है। हमारे मेडाइवल पीरियड के बाद मॉडर्न इंडिया आया 18वीं शताब्दी के बाद से, उसको आधुनिक काल कहा गया है ना, चाहे वो ब्रिटिश पोइट्री में हो, चाहे थिएटर में हो, सारी जगहों पर एक आधुनिक काल आया। लेकिन आधुनिकता का मतलब हमारे यहाँ जो है वो बाहर नहीं है, वैसे ही जैसे क्लासिकलिटी का मतलब जो भारत के बाहर है, वो हमारे यहाँ शास्त्रीयता का नहीं है ना। आधुनिक का मतलब बहुत सरल शब्दों में यदि कहा जाए, वो ये है कि जो भी हमारे यहाँ सनातन परंपरा में चली आ रही है, जो भी चीज़ हमारे परंपरा में चली आ रही है, चाहे वो लोक चेतना के तत्व से हो या फिर वो शास्त्रीय चेतना के तत्व से, जब हम अपनी प्रतिभा से, यानी अपनी मौलिकता से उसमें नई आंच और आभा देते हैं, वो आधुनिक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे मैं देखता हूँ प्राय कि ध्रुपद के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ध्रुपद कोई सुनना नहीं चाहता। अगर हम हमारे यहाँ के शास्त्रीय श्रोताओं के बीच में कहें
कि आप एक ध्रुपद गायक को सुनना चाहेंगे या एक ख्याल के गायक को सुनना चाहेंगे, तो हम किशोरी अमोनकर को सुनना चाहेंगे, अश्विनी विजय देशपांडे को सुनना चाहेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि ध्रुपद में कहीं कमजोरी आई है या ध्रुपद गायन में कहीं कमजोरी आई है। तो जब मैं इसको कहता हूँ एक कला समीक्षक के तौर पर कि इसको आधुनिक नहीं किया गया है, तो इसका मतलब जाहिर है कि ऐसा नहीं कि इसको वेस्टर्न फोक यानी कि पॉप सॉन्ग्स में डाला जाए। जाहिर सी बात है कि कलाकार अपनी प्रतिभा से उसमें नई आंच और नई आभा दे, जिसको हजय प्रसाद द्विवेदी जी ने एक शब्द दिया है, पुनर्नवा। हाँ, जब हम उसका पुनर्नवा करते हैं, चाहे वो प्राचीन वेद हो, चाहे वो नाट्य वेद हो, कुछ भी हो, जब हम उसको समझ के ग्रास्प करके उसमें अपनी मौलिकता से, अपनी प्रतिभा से उसको एक नई व्याख्या तो नहीं कहेंगे, उसमें एक नई आंच, नई ऊष्मा, नई आंच भरते हैं, तो उसका पुनर्नवा होता है, वही आधुनिक है। तो आधुनिक शब्द से तो हम लोग मुक्त हो गए। आधुनिक शास्त्रीय कला में लोक तत्व विषय जो मुझे दिया गया है, आधुनिकता तो क्लियर हो गई। अब रह गया कि शास्त्रीय कलाओं में लोक तत्व। लेकिन तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो लोक, पहले तो लोक पर बात करेंगे, फिर लोक तत्व क्या है, फिर बात करेंगे फिर लोक कलाओं में वो लोक तत्व है कि नहीं, फिर शास्त्रीय कलाओं में लोक तत्व कहाँ है। ये सारी चीज अगर हम प्रक्रिया में ऐसे चले स्टेप बाय स्टेप, तो एक मेथोडोलॉजी होगी कि हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे कंफ्यूजन। हाँ, माइंड का काम ही कंफ्यूजन लाना है और इंट्यूशन का काम ही है कि क्लैरिटी लाना। इसलिए जब हमारे यहाँ के सबसे उत्कृष्ट साहित्य, उत्कृष्ट कलाएं या उत्कृष्ट कुछ भी जिसको संस्कृति और सभ्यता कहते हैं, उसकी जब रचना की गई है, तो वो एज ऑफ इंट्यूशन था, वो अंतर्दृष्टि का युग था। उसके बाद जब एज ऑफ रीजन आया, यानी कि तर्क, बुद्धि और लॉजिक का जब दौर आया, कंफ्यूजन वहीं से शुरू हुई। और जितने मत होते गए उतने पथ होते गए हैं, जितने दिमाग उतने रास्ते, है ना। तो ये जो एज ऑफ इंट्यूशन में क्या था, अगर क्या आज हम खुद उस मानस से, अंतश्चेतना की दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से विषयों को देख सकते हैं, ये शायद हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो उसके पहले ये देखते हैं कि हम लोग के पास क्या इंप्रेशंस है। हम लोग बोलते ही क्या सोचते हैं, लोग बोलते ही हमारे सामने आता है, एक तो लोग ही आता है कि हम लोग गायत्री मंत्र कहते हैं कि भू भुव स्व, भू यानी भूलोक, और फिर भुव यानी अंतरिक्ष, और भू, भू भुव स्व। हाँ, इसका मतलब है कि ये भूलोक और फिर सबसे ऊपर आकाश लोक, दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएटरी है वो है अंतरिक्ष। इन समझते हैं। लोक जीवन में लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवेश में जाकर किसी से पूछे तीनों लोग क्या है, वो जानते हैं कि तीनों लोग कुछ है, लेकिन उनसे पूछेंगे तो बोले कि स्वर्ग, नरक, पाताल। किसी शास्त्रीय विद्वान से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि चूंकि प्रकृति की, हमारे 3 प्रकृति तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है, तो वो सत्य, रज, तम है। उससे जो हमारा मन बनता है, मनुष्य चेतना बनती है, मानस बनता है, वो उससे 3 लोग बनते हैं, जैसे कि स्वप्न, सुषुप्ति और जागृति, है ना, वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप। तो ये हम लोग तुरंत फिर शास्त्रीय विद्वान ऐसे बात करेगा। और हम लोग जब देखते हैं कि ये 3 लोग क्या हैं, कि भुवन है, ये भूलोक है, फिर आकाश लोक है, बीच में जो अंतरिक्ष लोक है, ये है, तो सबको क्लियर है। यानी एक दुनिया है जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें रहने वाले सारे लोग हैं, जो तद्भव होकर लोग हो गया है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर आप बात करना शुरू करें लेवी स्ट्रॉस के बाद आज अमन जेटली और सुमित श्रीवास्तव के इस विमर्श को आगे बढ़ाते हुए, तो आप देखिएगा कि सारे लोगों के दिमाग में इंप्रेशन ही आता है, लोग मतलब थोड़ा गांव के लोग, है ना, उनकी अपनी चेतना, वो कैसे बड़े अनगढ़ ढंग से रहते हैं, भोले रहते हैं, और सहज सरल जीवन होता है उनका, अकृत्रिम, जिसको द्विवेदी जी ने कहा। और शास्त्रीय बोलते ही थोड़ा सा परिमार्जित, परिष्कृत, हाँ, सुरुचि संपन्न और शिष्ट, ये भेद भी किया गया है हमारे यहाँ कि लोक और शिष्ट। लोक जो होगा वो देखने में ऐसा लगेगा जैसे मानो अशिष्ट हो, और जब वो परिष्कृत हो जाएगा तो शिष्ट हो जाएगा, तो शिष्ट चेतना कुछ और हो जाएगी, लोक चेतना कुछ और हो जाएगी। ये इंप्रेशंस बने हुए हमारे पास। जबकि शहर में रहने वाले या नागरिक जीवन से जुड़े, नागरिक जीवन, नगर के जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति भी लोग हैं, और ग्राम्य जीवन से जुड़े हुए लोग भी लोग हैं, है ना। लेकिन ग्राम्य शब्द को क्यों अभिनव गुप्त ने खारिज किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि ग्राम्य का मतलब वैदिक पीरियड में वो नहीं था जो आज है। वैदिक पीरियड में ग्राम्य का मतलब था जब हमारे जीवन में अनाचार बढ़ जाता है, व्यभिचार बढ़ जाता है, अशालीन हो जाता है, अशिष्ट जीवन यापन हो जाता है, पूरी जीवन शैली जब व्यभिचार से भर जाता है,
तो उसको ग्राम्य जीवन कहा गया है। ऐसा ग्राम्य जीवन जब आग्रह किया था भरत मुनि से कि आप एक नाट्य वेद की रचना करें ताकि पूरे जीवन में एक पवित्रता, प्योरिटी फिर से स्थापित हो। वैदिक पीरियड में था। एक कथन ये भी है कि वैदिक पीरियड में वेद के ज्ञान को के लिए महिलाओं को, शूद्रों को उससे अलग रखा गया था, इसलिए एक ऐसा वेद बनाइए जो सबके लिए हो। ये बात भी ठीक है, और वो सार्वकालिक हो, हर काल के लिए हो, सार्ववार्णिक हो, ये भी ठीक है। लेकिन ये ग्राम्य शब्द को बताने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि ग्राम्य जीवन को अभिनव गुप्त ने बताया कि ग्राम्य का मतलब ये नहीं है जो आज गांव से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जो पहले पीरियड था। ग्राम्य का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यभिचार और जिसमें सदाचारिता न हो, है ना, जो अशालीन ऐसा बर्ताव, व्यभिचारी या अनाचार की जीवन शैली, तो ग्राम्य शब्द तो नहीं चलेगा। उन्होंने जनपद दिया था हमारे यहाँ। फिर इसको लोक, जब इस पर पता चला कि जो फोकलोर्स हैं, मिथ कथाएं हैं, मिथ आख्यान है, लोक कथाएं हैं, तो ये सारी चीजों के लिए जो हजाक्षर द्विवेदी जी ने पहली बार हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया, मिथक, तो मिथक शब्द हम लोग करने लगे। फिर इस पर बहुत सेमिनार्स में लगे, मिथ एंड साइंटिफिक स्टडीज आदि आदि। ये कहाँ से आया? तो पाया गया कि वैदिक चेतना के समय के काफी समय बाद एक लोक चेतना के बारे में भी शास्त्रज्ञों में विमर्श हुआ, और एक एक खास तरह का दर्शन लाया गया, लोक चेतना का दर्शन, जिसको कहा गया लोकायत, जिसके बारे में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने काफी कुछ काम किया है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के लोकायत किताब आने के बाद, लोक के दर्शन को स्थापित करने के बाद कि सिर्फ शास्त्र, जो हमारे शिष्ट लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, उन्हीं का शास्त्र नहीं होगा, लोक चेतना का भी अपना एक शास्त्र होगा, एक दूसरे ढंग से बातें शुरू होगी। ये काफी पहले की बात है, मैंने सेब पहले भी गिरता था, न्यूटन ने ध्यान दिया कि नीचे गिरता है, वैसे ही लेवी स्ट्रॉस के ध्यान देने के बाद हमारे देश में सारे विद्वान ध्यान देने लगे। यानी राय कृष्ण दास और फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय के बाद ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय सीनियर, शायद तो पूरी किताब लिखी है जो लोक चेतना का पूरा दर्शन लिखती है। और वहां से फिर हम लोग लोक को ही बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड शब्द हम लोग मानते हैं, जो प्रति शब्द है फोक के लिए। नहीं तो हम लोग एकदम इक्विवेलेंट वर्ड हम लोग चीजों का नहीं ला पाते हैं, अनुवाद इसलिए अंग्रेजी से करने जाते हैं और गलत हो जाता है। हम लोग ये नहीं देखते कि हमारी अपनी परंपरा में कोई शब्द है या नहीं। जैसे साइंस में एक है कि ब्लैक होल, जब स्टीफन हॉकिंग की बात आती है तो ब्लैक होल आता है, उसके लिए लोगों ने अनुवादकों ने उनकी किताबों का अनुवाद करने के लिए इसका हिंदी शब्द बनाया कृष्ण विवर। तो कृष्ण विवर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इसके लिए ऑलरेडी एक शब्द अंध गहिवर, और अंध गहिवर शब्द ब्लैक होल के लिए पहले भी इस्तेमाल होता था। डॉक्टर भारती ने, धर्मवीर भारती जी ने अपने अंधायुग में किया ही है अंध गहिवर, है ना। तो शब्द हमारे यहाँ होते हैं, उसको एक बार लाने की जरूरत होती है, और उसको फिर आधुनिक भी पुनर्नवा भी उससे करते रहने की जरूरत होती है। नहीं करने से फिर लोगों में उसकी विश्वास, उसकी धार्मिकता कम होती जाती है। जैसे मैं बताऊं कि आगरा घराना हमारे शास्त्रीय संगीत में फैयाज खान से पहले भी था। फैयाज खान साहब बहुत बड़े हमारे आगरा घराने के गायक हुए, लेकिन उससे पहले भी आगरा घराना था। लेकिन आगरा घराने की ओर ध्यान गया फैयाज खान साहब के गाने के बाद, जब उन्होंने शास्त्रीय और लोक गायन किया, जैसे ठुमरी किया, तो उसको उसमें एक नई आज अपनी रंगीली गायकी से उसको उसको नया किया, पुनर्नवा किया, तो आगरा घराने पर बात होने लगी, है ना। बड़े गुलाम अली खान साहब कलकत्ता में रहते थे, पटियाला में नहीं रहते थे, लेकिन बड़े गुलाम अली खान साहब ने अपनी स्टाइल से पटियाला को जीत कर दिया, है ना। ठीक ऐसे ही ग्वालियर घराना, संगीत का जो घराना है, वो कुमार गंधर्व के पहले भी था, अच्छी खासी था। हाँ, लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित जी को हम लोग आज भी जानते हैं, उनके परिवार के लोग आज भी गाते हैं। लेकिन कुमार गंधर्व के गाने से, यानी उसके लोकप्रिय होने से, उसके जनमानस में उसकी पैठ बनने से, प्रभाव बनने से ग्वालियर घराना फिर से हाईलाइट हो गया, है ना। ये मैं जो कहना चाहता हूँ, पुनर्नवा कैसे होता है, आधुनिक कोई चीज कैसे होती है, शास्त्रीय हो चाहे लोक। अब कुमार गंधर्व ने ऐसी स्टाइल दी गाने की, अब सब लोग उनकी स्टाइल का अनुकरण करने लगे। मतलब कि जैसे एक कोई जलाशय था, उसमें सीढ़ियां नहीं थी, और उसमें जब पहली बार कोई उतरा, उतरने के बाद सीढ़ियां बन गई और फिर सब उतरने लगे। यानी कुमार गंधर्व ने जो स्टाइल दिया ग्वालियर घराने को, ग्वालियर गायकी को, और उसके बाद मधु मुद्गल आदि आदि कई कलाकार कुमार गंधर्व दर से गाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उन्होंने ग्वालियर घराने को ही बिल्कुल हाईलाइट कर दिया। और कुमार गंधर्व के कारण, उनकी प्रतिभा और मौलिकता के कारण हम आज ग्वालियर घराने को भी जानते हैं। ठीक है, ग्वालियर घराने में लोक तत्व क्या है, घराने में गायकी में वो है कि बहलावे का इस्तेमाल होता है, जो कि
दूसरे घरानों में नहीं होता है, किराना घराने में, जयपुर घराने में, आदि आदि। संगीत को लोग हमसे बेहतर बताएंगे। न तो मैं संगीत का व्यक्ति हूँ, न तो मैं एंथ्रोपोलॉजी का व्यक्ति हूँ, न मैं ड्रामा का व्यक्ति हूँ। ये कहा जाता है, या अमन जैसे अभी परिचय दे रहे थे वो कहा जाता है, लेकिन मैं उसका विशेषज्ञ नहीं। और लेकिन चूंकि मुझसे उम्मीद की जा रही है आज कि मैं विषय का प्रवर्तन कर रहा हूँ कि सभी जितने भी हमारे कला अनुशासन है, साहित्य है, कला है, पेंटिंग्स है, सब पर मैं कुछ कुछ प्रकाश इस तरह से डालूं कि कहाँ कहाँ चीजें अस्पष्ट हैं, उसके लिए एक सही प्रश्न, एक सम्यक प्रश्न मैं उठाऊं, ताकि उसका एक प्रकार से हमें उत्तर भी मिल सके जब ये 12 दिनों के बाद ये आयोजन एक प्रकार से किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा हो, है ना। तो ये पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि सभी विषयों में हम ये क्या हो रहा है, में क्या हो रहा है, तो उसमें लोक और शास्त्रीयता में कैसा भेदभाव है या कैसी एकान्विति है। जब ये दो होता है, एक तो पहले हम लोग कोई चीज को दो बनाते हैं, और दो बनाते हैं लोक और शास्त्र, फिर उसमें एकान्विति ढूंढते हैं। हालांकि ये भी बहुत अच्छी चीज है। ईश्वर स्वयं ये करता है कि संसार की रचना किया ईश्वर ने, कि मैं कैसा हूँ ये देखो, मैं कितना सुंदर हूँ इसको जानने के लिए उसने एक सृष्टि, संसार बनाया ईश्वर को देखने के लिए, दो बनाया, वो और उसकी शक्ति, वो उसको देख के मुग्ध होता है। उसी में हम एकान्विति ढूंढते हैं। हमेशा दो आता है, जीव और ब्रह्म, है ना, या शास्त्रीय और लोक। हमेशा आप देखिएगा दिन और रात लगता है जैसे विलोम है, लेकिन होते नहीं है विलोम, ये दोनों की जरूरत होती है, होता है ना। जैसे इंद्रधनुष में हम लोग 7 रंग देखते हैं, सबकी अपनी एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी है, डिस्टिंक्ट कलर है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सारे कलर अपने आप में अलग अलग हैं, लेकिन एक का विगलन दूसरी कला में, दूसरे रंग में होता चला जा रहा है। शायद कलाओं के साथ भी ऐसा होता होगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात हमें याद आ रही है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषि पूछ रहे अपने शिष्यों से, ये बताओ ये जो उड़ता हुआ पक्षी, उड़ती हुई चिड़िया है, वो ब्राह्मण है, या जो पेड़ की डाली पर शांत बैठी हुई चिड़िया वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब ईश्वर, आज हम लोग इसको ईश्वर कहते हैं, शिव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो उस समय वैदिक पीरियड में उसको ब्राह्मण कहा गया। एक सर्वोच्च अवस्था चेतना की, अनुत्तर पद या शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। तो जब कोई शिष्य बोल रहा है कि जो उड़ती हुई चिड़िया है वो ब्राह्मण है, कोई शिष्य बोल रहा है कि जो बैठी हुई चिड़िया है, ऐसा नहीं है कि जो सक्रिय है, जो या जो हमेशा स्थिर है और हमेशा साक्षी मुद्रा में वो ईश्वर है, ऐसा नहीं, दोनों है। आप देखिएगा नृत्य में भी ऐसा ही होता है कि हम लोग प्रायः पूछते हैं नृत्य जो है वो गति है या स्थानक है। स्थानक माने स्थिर हो जाना, गति माने गतिशील रहना। तो कोई कहता है कि वो जो गति है वो नृत्य है, कोई कहता है जो स्थानक है वो नृत्य है। लेकिन नृत्य के बारे में को परिभाषा ही किया गया नृत्य के बारे में कि गति और स्थानक दोनों है। हाँ, कोई हमेशा डांस नहीं करते रह सकता, कोई डांसर है, नर्तक गात्र विक्षेप हमेशा नहीं रह सकता, वो एक जगह ठहरेगा। कोई नृतक है वो 1/3 के बाद या 3/3 के बाद चक्कर लेके कहीं आके ठहरेगा समतल, है ना, वो स्थानक है। गति और स्थानक दोनों। तो ये हमारे यहाँ दो से एकान्विति में जाने की इच्छा होती है। कई बार ऐसा भी आप देखेंगे, जो गायक होता है वो गाता है और उसी का एक अंश, उसी के आत्म का एक अन्य आत्म उसे सुनता है, इससे उसे पहले लग जाता है कि सुर सही लगा है गलत लगा। तो जो ऑडियंस होती है, जो श्रोता वर्ग होता है, वो उसके ही उस अन्य आत्म का विस्तार भर होती है। ठीक है, इसको थिएटर में हम लोग कहते हैं कि अगर एक्टर कुछ कर रहा है स्टेज में, तो उसी वक्त उसको पता चल रहा होता कि यह सही हुआ या गलत हुआ। वो ऑडियंस से पूछे नहीं जाता, उसको पहले पता चल जाता है, क्योंकि उसी का एक अंश से देख भी रहा होता है, उसी का अन्य आत्म। इसको थिएटर में इंग्लिश में हमारे यहाँ कहा गया होमनक्यूलस, कि उसी का एक अंश ऑडियंस पे बैठा हुआ होता है। हमारे यहाँ इसके लिए अन्य की एक अवधारणा पहले से है। वो अन्य जो होता है इमॉर्टल भी हो सकता है, अपार्थिव भी हो सकता है, शाश्वत भी हो सकता है, इटर्नल भी हो सकता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, अमृत भी हो सकता है। वो हमारा अन्य है, जिसकी खोज में पूरा जीवन हम लोग का बीतता है, कलाकारों का भी बीतता है, योगियों का भी बीतता है। तो ये जो हम होते हैं और हम ही अपने आप को देखते हैं, ये पहली स्थिति होती है। यानी दो, कि मैं अपनी कोई कविता अपनी प्रियतमा को सुना रहा हूँ, पहले मैं ही होता हूँ, फिर उसका विस्तार सामने जो मूर्त रूप में जो प्रियतमा होती है वो उसका विस्तार भर होती है। ठीक है, हम उसी को अपने अन्य चेतना को ही उसके ओर से देखना चाहते हैं और फिर एक होना चाहते हैं। तो हम लोग पहले दो करते हैं, लोक और शास्त्र, फिर दोनों में एक एकान्विति ढूंढते हैं, है ना। अब हम लोग जो इम्प्रेशंस की बात कर रहे थे कि लोग बोलते ही हम लोग के पास एक ग्रामीण परिवेश आ जाता है, वो नहीं है। साफ हो गया कि पूरी नागरिक और ग्रामीण जो पूरे मनुष्यों का एक समुदाय है, वो युगों युगों से चला आ रहा है। ठीक है, वही पूरा लोक है।
कहीं कोई इससे अलग कोई चीज़ होती ही नहीं है, सब लोग हैं। और ये हम लोग इसका लाभ भी एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते शब्द का कि आप कुछ भी बोलेंगे वो तो होगा ही लोग, ऐसा भी नहीं है। सभी मानव का जो समूह चला आ रहा है, उस जो बिल्कुल अकृत्रिम जीवन यापन होता है, वो उनके भीतर से ही चीज़ें अपने आप आती है। चाहे वो कृषि को, जैसे मैं लोकायत मैंने बोला, तो लोक दर्शन पर आधारित एक ग्रंथ है, उसमें कृषि के लिए शब्द आया है विधि। बड़ा अजीब लगता है, ये विधि क्या है। और जहां जहां भी उनके संस्कृत कारिकाओं में विधि लिंग का प्रयोग हुआ है, वो अपने आप में विधि हो गया है, शास्त्र नहीं रह गया। ये उसके आगे हम लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लोक चेतना में चीजें उनके लोक जीवन से ही निकल के आती हैं, अलग से कहीं से नहीं आती है। वो पोथियों का दबाव नहीं होता, उनका व्यावहारिक ज्ञान ही उनकी पवित्रता है, वो इनका विश्वास होता है। ये लोक जीवन है। बहुत सरल शब्दों में हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि लोक जीवन, लोक चेतना क्या है, जिसका असर साहित्य कलाओं पे पड़ता है, जिसके लिए अन्य विद्वान हमसे बेहतर ढंग से आपको बताएंगे। हाँ, अच्छा, ऐसा भी होता है कि लोक जीवन से कुछ ऐसा आता है इतिहास को लेकर के या शास्त्रों को लेकर के, जो उसमें होता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर बताएं, जैसे हम लोग रामायण महाभारत जानते हैं और ये जानते हैं कि रामचरितमानस जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा रामायण की तुलना में, लेकिन राम की कथा जन जन तक है, पूरे विश्व भर में गई है। अब रामायण पर को लेकर के लोगों के भीतर से ही एक कहानी आ गई है, जो लोगों को सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हाँ? वो क्या है कि एक बार क्या हुआ कि एक हिरनी वो घास जब चरने आई, तो अपने आसपास देख रही कि मैं अकेली क्यों हूँ, हिरन कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। तो देखते देखते काफी दूर देखती है कि जो एक पारिजात का पेड़ है, या जिसको हम लोग हरसिंगार भी कहते हैं, और बांग्ला में इसको शिवली कहते हैं। हाँ, और लोकज शब्दों में इसको छिवली कहते हैं। हाँ, वो उस छिवली के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर जो है बिल्कुल शोक की छाया है। तो हिरनी जो है दौड़ते दौड़ते कुलाचे भरती है, पति के पास पहुंचती है, बोलती क्या हुआ है, तुम्हारे चेहरे पे इतनी शोक क्यों है, क्या हुआ है, अच्छी खासी घास है, धूप निकला है, इतनी सुंदर सृष्टि है ईश्वर की बनाई हुई। तो वो बोलता है कि राजमहल में राम बालक का, शिशु का जन्म हुआ है, और वहाँ की प्रथा है कि पालने में जब बच्चे को खिलाया जाता है पालने को, तो उनके उसके पाँव के पास एक खंजीरा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो रखा जाता है। जब वो पाँव से उसका आघात करता है तो उसकी आवाज़ से उसको बहुत खुशी मिलती है। हाँ, और वो जो है हिरण की खाल से बनाया जाता है, उसके लिए आज मेरा वध होना है। अब ये सुनते ही हिरणी के चेहरे पर भी शोक छा जाती है। वो जा करके जारी करिए जिसमें मेरे पति का वध न हो। तो वो भी दुखी हो जाती है, बोलती है कि हमारे यहाँ राजज्ञा जब एक बार जारी हो जाती है रघुकुल में, तो वो बदली नहीं जाती। और फिर ऐसा दृश्य भी है कि पालने में वो पालना जो है कौशल्या डोला रही है, और उसमें राम लेटे हुए हैं, और उनके पाँव से वो जो खंजीरा है वो बज उठ रहा है, वो खिलखिला के हंस पड़ रहा है। माता विभोर बच्चे की इस खुशी को देखे, इस आह्लाद को देखे माँ आह्लादित नहीं हो रही, वो दुखी हो रही है। और धीरे धीरे उसको पालने को हिलाते हुए वो धीरे धीरे अपने कमरे में आके, राजमहल कमरे में एक दीवार से सिर लगा के खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि दीवार के दूसरी ओर जो राजमहल का अंतिम सिरा है, उधर भी कोई और भी आके दीवार से लगा हुआ है। वो हिरनी है जो इसने अपने सिर को, अपने पूरे वजूद को दीवार पर टिका दिया है, और इधर कौशल्या के, उधर हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो उस ध्वनि में, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि में अपने पति को महसूस करके रो रही है, और उसके दुख को महसूस करके राम की माँ रो रही है ना। अब वो बच्चा भी तो कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसको ये पता है कि इस लोक में क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास शायद कोई लोकोत्तर चीज, वो ध्वनि को कैसी ध्वनि में बदल दे रहा है कि वो एक अनहद नाद में बदल जा रहा है, और वो इन दोनों को बिल्कुल मुक्त कर दे रहा है, दुख से ही मुक्त कर दे रहा है, वो हिरणी को भी और कौशल्या को, है ना। ये कहानी हम लोग आज इससे और आगे बढ़ा के देख सकते, इस कहानी को और बढ़ा के, कि हम लोग मंदिरों में जब कोई बेल घंटा बजाते हैं, तो हम लोग शायद सोचते हैं कि हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये भी लोक परंपरा में इसलिए आया है कि जब हम एक बार ध्वनि को बजाते हैं, इस कथा के अनुसार, लोक कथा के अनुसार,
तो हम लोग इस संसार में किसी एक के दुख को कम कर रहे होते हैं उस ध्वनि में। उस ध्वनि में अनाहत नाद है, अनाहत ध्वनि है, जिससे हम किसी का दुख कम कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि परंपरा से हम भले इसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन वो करते जाते हैं और वो चलिए। अब ये लोक कथा है। अब ये कहानी कहाँ है? पूरे रामायण में तो इसको हम लोग देखते हैं वाल्मीकि ने कहीं लिखा नहीं है, रामचरितमानस में भी नहीं थी। कहानी आई कहाँ से, है ना? ये लोक जीवन के भीतर से ही आया और अपने आप ये लोक गीत बन गया। और लोक गीतों में आपको ये मिल जाएगा जो आपको रामायण में, शास्त्र में नहीं मिलेगा, है ना? तो ये जो अपने आप कोई चीज आती है तो कैसे आती है और फिर परंपरा में बदलती चली जाती है। ऐसे ही आप देखिए कि एक कहानी है कि सात्विक एक साथ जंगल से लौट रहे हैं। जैसे कि पहले की कहानियों में होता था कि बीच में जंगल आएगा, उसमें कुछ लोग सोएंगे, 2 लोग, एक जगेगा, वहाँ राक्षस आएगा, या तो राक्षस खा जाएगा या ये राक्षस को पराजित कर देगा। तो ऐसी कहानी है हमारे लोक कथाओं में कि कृष्ण, सात्विकी और बलराम तीनों लौट रहे थे, जंगल आ गया, रात हो गई। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है तुम दोनों सो जाओ, पहले मैं जगता हूँ। तो बलराम ने कहा कि देखो भाई, इस पृथ्वी पर मैं जो हूँ वो सबसे बड़े बलशाली दुर्योधन और भीम का गुरु हूँ, तो मैं पहले जगता हूँ, आप दोनों पहले सोइए, फिर आगे देखा जाएगा। दोनों सो गए। अब राक्षस आया, तो राक्षस और बलराम के बीच में होगा कि पहले युद्ध होगा तभी तुम खा सकोगे हमें। तो उस जमाने में द्वंद्व युद्ध होता था, तो एक एक राउंड घूम घूम के युद्ध होने लगे दोनों लोग, बलराम और राक्षस के बीच में। जब ये एक राउंड हो जाए तो अचानक बढ़ गई, उसका आश्चर्य हुआ, मनोबल भी थोड़ा कम हुआ। एक राउंड फिर जब हुआ, 1 फीट और बढ़ गई। अब ऐसे वो बढ़ती गई और खत्म कर दिया उसने बलराम को। सात्यकी के साथ भी ऐसा ही हुआ। और संक्षेप में अंत में सुबह जब भोर चिड़ियों की चहचहाट हुई, सूर्योदय हुआ, तो दोनों ने पाया कि वो लोग जीवित हैं। एक दूसरे को छू के देखा, तो क्या ये सपना था या ये सचमुच में हुआ था? देखा कि उस राक्षस के कपड़ों के भी कुछ अंश वहां पर है, हम लोग के भी कपड़ों के अंश हैं, सब कुछ जो जो चीज रात में हुई थी सब है। तो फिर वो राक्षस कहाँ गया और कृष्ण कहाँ है? तो वो उन्होंने देखा कि वो कृष्ण वही सोए हुए मयूर पंख लगा के उसको जगाया, बोला ये सब क्या है? तो अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है तो फिर वो राक्षस कहाँ गया? राक्षस तो आया था, राक्षस कहाँ है? तो कृष्ण ने बताया कि वो देखो राक्षस वहां पर है। और राक्षस को उन्होंने देखा कि उसके आकार इतना छोटा हो गया है राक्षस का, और वो एक छोटे से ईंट, जिसको आज हम लोग ढेला बोलते हैं, उससे बांध के उसको रख दिया गया, वो छटपटा रहा है कि मुझे मुक्त करो। तो बलराम ने पूछा कि ये कैसे इसका? तो कृष्ण ने कहा कि उसका यही एक्चुअल साइज है, जैसे जैसे तुम, है ना? ये कहानी है, ये लोक कथा में, लोक गायन में। अब ये कहानी महाभारत में नहीं है, आप महाभारत में इसको ढूंढते रहिए, कहीं नहीं है। जब इस पर हमने एक 1 एक्ट और 1 एक्ट नहीं, सोलो प्ले किया था, मैंने एक विद्यार्थी को वो ले जाके रायपुर में, फर्स्ट प्राइज मिला था सभी। तो वहां पर विनोद, हमारे देश में हिंदी में बड़े कवि, उन्होंने हमसे पूछा, गौतम जी ये बताइए कि मेरे पास ऑथेंटिक ग्रंथ दोनों रखे हुए हैं, तीसरा कुछ है नहीं, तो इसमें वो कहानी नहीं है, और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये कहानी महाभारत में नहीं है, तो आपको ये कहानी मिली कहाँ से, है ना? तो इस तरह से लोक जीवन में से चीजें आती हैं, चाहे वो कथा साहित्य का हो या लोकगीत हो या नाटक हो, लोकनाट्य हो, है ना? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके आड़ में कुछ लोग अपनी कहानियां बनाते हैं बहुत खूबसूरत, और लोगों को खूबसूरत लगती भी है। जैसे एक इसका उदाहरण दें कि हमारे यहाँ डांस फॉर्म्स हैं जिसमें हम लोग लोक नृत्य भी जानते हैं और शास्त्रीय नृत्य भी जानते हैं। ये जो शास्त्रीय का कैटेगरी है, हमारे केसकर साहब पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, वो संगीत के व्यक्ति थे और विद्यालयों में संगीत नहीं पढ़ाई जाती थी। तो केसकर साहब के मन में आया कि क्यों ना हम स्कूल के लेवल से ही संगीत पढ़ाएं, क्लासिकल म्यूजिक पढ़ाएं, संगीत, ये पूरा स्वर है, स्वर समुच्चय है, हाँ, ये सब पहले से ही रागों की अवधारणा पहले से ही पढ़ाएं, बचपन से पढ़ाएं और एमए तक चले। ये उन्होंने पहली बार सोचा था जब वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। केसकर साहब ने ये बात उस समय के चीफ प्रोड्यूसर ठाकुर जयदेव सिंह से रखी। तो जयदेव सिंह वो थे जो कि आज रेडियो में हम लोग जो कुछ भी वर्षों से सुनते आ रहे हैं, हवा महल कार्यक्रम और तमाम भारतीय जब शब्द हैं, ये सब उन्होंने ही रखा है। तो उन्होंने एक तो ये स्कूलों में संगीत की शिक्षा शुरू की, और ठाकुर साहब ने क्या किया, रेडियो में आर्टिस्ट की कैटेगरी बनाने के लिए कुछ डिवीजन किया है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक,
उसका सेमी क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, जिसको हम लोग कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद है उपशास्त्रीय गायन, उपशास्त्रीय संगीत, फिर है सुगम संगीत, फिर है लोक संगीत। ये 4 कैटेगरी की गई आर्टिस्ट का भी ग्रेडेशन करने के लिए, पेमेंट के लिए और देने के लिए, वरना सब घालमेल हो जाएगा, है ना। जो लोक गायक है वो भी शास्त्रीय गायक, जो शास्त्रीय गायन है वो भी लोक गायन जैसा। तो इसके बाद से पूरे समाज में चलन हो गया कि शास्त्रीय गायन और लोक गायन। उससे पहले था कि क्लासिकल और शास्त्रीय उतना था नहीं। अगर आप 50, 60, 70 साल के हमारे आजादी के बाद के देश में जो लोग कैसे कैसे शब्द गए हैं हमारे लोक जीवन में, तो वो रेडियो से आया, है ना। तो जो ध्रुपद गाया जाएगा और जो ख्याल संगीत में आएगा, और जब ठुमरी दादरा होगा तो वो उपशास्त्रीय गायन में आएगा, भजन होगा तो सुगम संगीत होगा, और जब उसके भी नीचे आएगा लोक गीत वगैरह, कजरी और चैती, झूला, बधैया, बधैया तो नहीं, चीज लोक में आएगा। ऐसे रेडियो से ये शब्द आया क्लासिकल और फोक गीत में, है ना। अब ये जो हम लोगों ने क्लासिकल का फिर विभाजन भी किया, फिर ये सब भी कहा था कि भरतनाट्यम, पहले तो 6 से 7 हो गए, मोहिनीअट्टम भी जुड़ गया, कुचिपुड़ी, कथकली आया ना, ओडिसी। और हम लोग जानते हैं कि ओडिसी, वो उड़ीसा जहाँ से वो डेवलप किया ये सब चीजें, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में कथक आए। तो कथक में जो विद्यार्थियों को हमारे जो शिक्षक हैं या विद्वान हैं, ये लोग पढ़ाते हैं, या फिर डांसर्स जो हैं वो हमारी विदुषी हैं, और विद्वान भी विदुषी भी हैं, एक परंपरा उसकी भी चली आ रही है। और वो स्टार्ट करते हैं जहाँ से, तो 4 वर्ण से स्टार्ट करते हैं, ता थई थई तक, फिर आ थई थई तक, ता थई थई तक। तो ई में दीर्घ से ता थई थई तक आता है। अब ये जो 4 वर्ण है उसके लिए भी उन्होंने, अब देखिए लोकमानस में कहानियां कैसे गढ़ी जाती हैं, तो यहाँ अभी तक 30-40 सालों में इसको लेकर भी एक कहानी गढ़ी कि जब कालिया नाग, जब बॉल चला गया कृष्ण का जमुना में, और कृष्ण गए अपने दोस्तों के बीच में से, और वो अचानक जब बॉल लेके आया तो कालिया नाग के सिर पर, फन पर, तो उस वक्त वो खड़े नहीं थे, बांसुरी नहीं बजा रहे थे इस कहानी के अनुसार, उसमें वो नृत्य कर रहे थे, और जब डांस कर रहे थे तो उससे ये ता थे थे तक ये वर्ण आया, है ना। इंटरेस्टिंग, सुनने में भी अच्छा लगता है। हम लोग तो अब तक यही पढ़े थे कि वो कालिया दमन जो प्रकरण है उसमें यही होता है कि कृष्ण जब उनके फन पर आके बांसुरी बजाते हैं। बनारस में इस पर एक लीला भी होती है, कृष्ण लीला, रामलीला की तरह से कृष्ण लीला भी होती है। हमारे यहाँ ये एक घाट है, तुलसी घाट पे, हर साल, और करोड़ों की भीड़ लगती है। तो अब तक तो ये था, लेकिन कथक में ये कहानी आ गई। अब अगर आप इसे महाभारत में ढूंढने जाएंगे तो ये कहानी नहीं मिलेगी। कितनी सुंदर कहानी है। ता थई थई तक कहाँ से आया कि कालिया दमन, कालिया नाग के फन पर कृष्ण के नृत्य से आया, है ना। ये 40-50 सालों में आया है। विद्वान ने, कथक के विद्वान ने, विदुषियों ने, इन लोगों ने विद्यार्थियों को ये बताया, पढ़ाया, और ये परंपरा में चला आया। ये श्रीमद् भागवतम में भी नहीं मिलेगा, उसमें भी आप कृष्ण के जन्म से लेकर उसके बाद तक की पूरी कहानी इसमें नहीं मिलेगा। तो क्या ये लोक जीवन से आया है, या हम लोग इस तरह की कहानियां गढ़ते रहते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि तथ्य होते हैं और तथ्य को हम लोग नहीं जानते हैं और कहानियां गढ़ लेते हैं, है ना। तो उस पर थोड़ा सा निर्भीक होकर ये कहने की जरूरत है कि हम लोग थोड़ा सा पीछे चले मध्यकाल में। हम लोग जैसे कि संगीत जो शब्द है ये 13वीं शताब्दी से पहले तक नहीं था, गीत था। संगीत शब्द बाद में, पहले भरत मुनि के पहले से भी लेकर के और शारंग देव के संगीत रत्नाकर तक संगीत शब्द था ही नहीं। ये शारंग देव ने 13वीं शताब्दी में गीत में ये उपसर्ग जोड़ा, संग, सम जोड़ा, और गायन वादन नृत्य, इन तीनों को लेकर उन्होंने संगीत शब्द दिया। तब से संगीत चला रहा है, उससे पहले तक नहीं था। उसके बाद ही फिर जैन धर्म से पार्श्वदेव ने उन्होंने संगीत समयसार लिखा और बहुत सारे ग्रंथ फिर बनते चले गए, ठीक है। उसी समय में जब ये सारी ग्रंथ लिखे जा रहे थे तो उस समय एक ग्रंथ लिखा गया था, नृत्य रत्नावली। वो नृत्य नहीं है बल्कि नृत्य है, शुद्ध नृत्य के लिए। इसमें सिर्फ व्याकरण होता है, ठीक है। जैसे तो व्याकरण है, अभी भाव नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कोई नृत्य करेगा तो उसमें भाव होगा तभी जन सामान्य को अच्छा लगेगा। व्याकरण नहीं अच्छा लगता है, शास्त्रीय पक्ष नहीं अच्छा लगता है। जब वो कृष्ण और यशोदा और कन्हैया के बीच की कोई कहानी कोई डांसर दिखाती है वो अचानक से अच्छा लगने लगता है, चाहे वो किलिचूर महापात्र जी दिखाएं या संयुक्ता पाणिग्राही दिखाएं, कोई भी कलाकार दिखाएं। लेकिन व्याकरण होगा जैसे ता थई थई तक, उसमें कोई भाव के लिए
रिस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन होता है, आपको उसी में रहना है। तो इसीलिए वो इसका नाम है नृत्य रत्नावली, ठीक, संगीत रत्नाकर की, ठीक बात। इसके लेखक पाए जाते हैं, उनका नाम है जाय सेनापति। एक्चुअली वहाँ वो युद्ध भी में थे, उनको सेनापति का पद मिला था, तो लोग जन सामान्य में उनका नाम पॉपुलर हो गया। उनका नाम था जायप नायडू, आंध्र प्रदेश के वारंगल के रहने वाले थे। तो उन्होंने इसमें ये बताया है, कोई नाम नहीं है उसमें, जाहिर है तब था ही नहीं। तो नृत्य करते समय जो आरंभ करते हैं, ये जो ग्रामर करते हैं, पद संचालन, हाँ, जिसको आज हम लोग कहते हैं कि स्टेपिंग्स, फुट स्टेप्स, है ना, पाँव का काम। ये जो 4 वर्ण है, ता थी थे कर, उस वक्त भी 4 वर्ण थे, और वो वर्ण का नाम था उनके लिए घ र घ र। उसमें कथक था नहीं, लेकिन स्टेप्स यही थे, उन्होंने ये वर्ण दिए थे। और उन्होंने उसमें ये उल्लेख किया है कि उन्होंने ये कंसेप्ट कहाँ से लिया है। हाँ, मध्यकाल में कंसेप्ट उन्होंने भरतनाट्य शास्त्र को कहा है। भरतनाट्य शास्त्र में कहा है तो हमें जाके देखना ही पड़ेगा कि क्या ऐसा है। अगर हमारे मन में कौतूहल है तो जाके देखना भी पड़ेगा कैसा है कि नहीं। वहां जब हम लोग जाते हैं तो हम डांस के बारे में पहले तो देखते हैं कि चौथे अध्याय में है, जहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि करण और अंगहारों की बात है, ठीक है। वो संयुक्त मुद्रा, हस्त की मुद्राओं के लिए, और असंयुक्त मुद्राओं की बात है, ठीक। लेकिन उसमें जब पद संचालन की बात है तो उसमें करण और अंगहार आते हैं। और कहा गया जाता है कि 2 कर्णों से एक मात्रिका बनती है और 4 मात्रिकाओं से एक अंगहार बनता है। हाँ, ये जो मात्रिका क्या है, मात्रिका शब्द हमारे आगम तंत्र का है, जहाँ से लिया गया है। बाद में हम लोगों ने पाया कि मंत्र, मुद्रा और मंडल तीनों आगम तंत्र की शब्दावलियां हैं, जिससे डांस के स्टेप्स, मुद्राएं बनी सारी भारत अगर शोध जो किया गया है। तो ये जो मात्रिका है, जिसको हम लोग कई बार मंडलों में, आप लोग कभी बौद्ध मंदिरों में, मठों में जाएंगे तो दीवारों में देखेंगे, हमारे यहाँ जैसे पेंटिंग में जाएंगे, सबसे पहला कलाओं का सबसे पहला प्रमाण मिलता है गुफा चित्र से या शैल चित्रों से, है ना, कि गुफाओं में कैसे युद्ध करते, बताया गया कि उनकी क्या क्या करते थे वो लोग आदिम समय में, आदिम चेतना में, चेतना कैसी थी उनकी, युद्ध करते थे। तो उन लोगों ने किया है जो हम लोग भित्ति चित्र के रूप में बाद में जानते हैं, जो अजंता में देखते हैं, है ना। तो जैसे शैल चित्रों में देखते हैं, शैल गुह्य चित्रों में, वैसे ही हम लोग इसमें भी पाते हैं कि सबसे पहले ये जो चीज आई वो आगम तंत्र से मुद्राएं आई। इसमें ये शब्द है मात्रिका। ये जो मात्रिका है ये वही है, 4 स्टेप्स हैं जिससे हम लोग स्टेप्स लिए, मुद्राएं लिए। हाँ, फिर ये जो 4 स्टेप्स को डिटेल में करने के लिए हमारे यहाँ फिर 11वें अध्याय में नाट्यशास्त्र में 4 योजना विधान बताया गया कि कैसे करें। डांसर्स का गात्र विक्षेप ही डांस है। जैसे कि हम लोग जानते, जब तक नहीं जानते कि सिंधु सभ्यता भी कोई सभ्यता है, और जब पता चल गया कि वैदिक सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी, इसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको पूर्व वैदिक सभ्यता कही गई। उसमें एक फिगरिंग पाया गया, एक ब्रॉन्ज की, कांस्य की एक प्रतिमा पाई गई, एक स्त्री की पाया गया। अच्छा, तो कला वहां भी थी। यानी लोग जो शैल गुहा चित्रों से हमारे यहाँ कलाओं की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि डांस से, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट से शुरू हुई, है ना, वो फिगरिंग से पता चला, ठीक। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स को वहां पर 4 वर्णों में सिर्फ नहीं बताया गया, क्योंकि उसका कोई अर्थ है। वो 4 शब्द जो हमारे यहाँ भरत मुनि ने बताया 4 योजना में, वो 4 शब्द थे परिमार्जन, आदान, संधान और मोक्षण। हाँ, ये तीर धनुष के लिए होता है कि पहले तीर को चढ़ाया, फिर खींचा, फिर निशाने पे लगाया, छोड़ दिया, है ना। परिमार्जन, आदान, संधान और मोक्षण, इसके जो वर्ण बने वो 4 स्टेप्स के, जहां से जाय सेनापति ने घर लिया है, आती है, कहीं भी ये कालिया दमन वाली बात है नहीं। तो हमें लगता है कि तथ्यों को जानना चाहिए, और उन तथ्यों के आधार पर हम लोग विद्यार्थियों को भी वही बताना चाहिए, क्योंकि इस पर बाकायदे लोगों ने काम किया है। अमेरिका में एक बहुत अच्छी नृत्य की विदुषी है, उनका नाम है मंदक्रांता बसु। उन्होंने इस पर इसी पर सिर्फ एक काम किया है, किताब है उनका, काफी वरिष्ठ म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, मंदक्रांता बसु। उनकी किताब का नाम है मूवमेंट एंड माइमेसिस। उसमें सारी बातें डिटेल में लिखी हुई है, और उसमें नृत्य रचनावली वगैरह की बात है। तो ये भी होता है कि लोग जीवन से चीजें आती हैं, और फिर वो कैसे कैसे हम लोग खुद से भी कहानियां बनाने लगते हैं। तो कहाँ पर ये छूट लेनी चाहिए, कहानी से कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब जैसे कला, अब हम लोग कलाओं, हम ये देखेंगे कि हम लोग एक डिवीजन बना के रखे हैं, और वो ये है कि
परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स, है ना। ये बोलते हैं हम लोग मंच कला और दृश्य कला, कभी हम लोग उसको दृश्य कला बोलते हैं, कभी ललित कला बोलते हैं, कंफ्यूजन है। ऐसा इसलिए है कि अंग्रेजी में भारत के बाहर ये सब शब्दावलियां हैं, विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये क्यों डिवीजन किया गया है? आप देखिएगा कहीं पर ललित कला विभाग लिखा रहता है, कहीं पर लिखा रहता है कि मंच कला विभाग, कहीं लिखा रहता है दृश्य कला संकाय। अब उसमें जो स्थापत्य मूर्ति वाला विभाग होता है वहाँ लिखा था प्लास्टिक आर्ट डिपार्टमेंट। तो बड़ा कंफ्यूजन था कि प्लास्टिक आर्ट क्यों कहा गया, फिर एक नया नया शब्द ना, तो प्लास्टिक आर्ट बाहर से आया, उसको रख दिया गया प्लास्टिक आर्ट। हिंदी में भले उसको मूर्ति कला कह रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें आ रही हैं इसका बहुत स्पष्ट विभाजन इस आधार किया गया है। इसका विभाजन सिर्फ हमारे यहाँ तो देखिए ललित कला शब्द ही हिंदी साहित्य में आया है, और ललित कला में सारी कलाओं को ले लिया गया है, गायन, वादन, नृत्य, नाट्य और मूर्ति कला, चित्रकला और साहित्य, ये सारी ललित कला है हमारे यहाँ कहा गया है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आधुनिक होता गया तो उसमें विभाजन आया, और ये विभाजन ध्वनि के आधार पर आया, साउंड, यानी जिस कला में साउंड का इस्तेमाल होता है परफॉर्मिंग आर्ट। ऐसा नहीं कि जिसको परफॉर्म करते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट, और पेंटिंग पे स्टेज पर रखा नहीं जाता है, इसलिए वो चाक्षुष कला है, ये चाक्षुष बिंबों के कारण, इसलिए वो फाइन आर्ट्स। ऐसा नहीं है, जिसमें साउंड है वो परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें साउंड नहीं है वो विजुअल आर्ट। साउंड है का मतलब गायन, आप बिना ध्वनि के ये संभव नहीं है, गायन, वादन, नृत्य और नाट्य, है ना, ये बिना ध्वनि के संभव नहीं है। लेकिन जब आप किसी स्कल्पचर को दिखाते हैं, आप किसी मूर्ति को सामने रखते दिखाने के लिए, या चित्रकलाओं की प्रदर्शनी होती है, या टेक्सटाइल डिजाइन को आप दिखाते हैं किसी चीज को, या साहित्य को दिखाते हैं, तो उसमें साउंड का कोई काम नहीं है। ये डिवीजन इस आधार पर किया गया है। इस तरह से गायन, वादन, नृत्य, नाट्य 4, और फिर 2 साहित्य और चित्रकला, पेंटिंग, ये 6 हो गए। अभी 7वें कला के रूप में, 7th आर्ट के रूप में हमारे यहाँ आया है सिनेमा। इस तरह से टोटल आर्ट की बात होती है 7 कला। ऐसे ही हमारे यहाँ अब लोक चेतना और शास्त्रीय चेतना को लेकर के एक सामूहिक चेतना की बात की जाती है। समूह, सामूहिक चेतना, कोई फर्क नहीं है। ये डिवीजन पहले किया गया, फिर उसमें एकान्विति देखी गई कि नहीं, कहीं और भी कुछ है जिसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि लोक जीवन से कैसे कहानियां भी गढ़ी गई, और कहानियां गढ़ने समय हम लोगों ने तथ्यों का को भी नजरअंदाज किया। फिर वो कैसे लोक कलाएं शास्त्रीयता में गई, या शास्त्रीय हस्तक्षेप कैसे हुआ। तो जैसे हम लोग गायन में हम लोग देखते हैं कि कजरी गाते हैं, है ना। कजरी गाने से भी पहले अगर आप देखिए आसपास, अगर थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश है, तो उसमें जब बेटी अपने मायके आती है तो 4-5-6 महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, और लगता नहीं, पता नहीं चलता है कि रो रही हैं या खुश हैं। वो गोल घेरे में खड़ी होकर कुछ गाने लगती हैं। उनको किसने सिखाया? जाहिर है कि ओंकारनाथ ठाकुर साहब ने या विष्णु दिगंबर परिष्कर ने तो नहीं सिखाया होगा। उनको कहाँ से वो सुर मिला, वो कैसे गाने लगे? ये लोग कजरी गाती हैं। महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि वो जो गा रही है वो सारंग है। वो तो विशेषज्ञ शास्त्रकार जानता है कि वो सारंग गा रही है, लेकिन उनको नहीं पता है। बनास में सुबह सुबह जब महिलाएं बिल्कुल भोर में जब नहाने जाती है, भैरवी गाती जाती है, उनको पता नहीं है, उनके अपने भीतर से जीवन से वो गायन है। तो हमारी गुरु जी हैं वनमाला पर्वतकर जी, जो वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ गायिका हैं, विदुषी हैं, और वो लोक गायिका भी हैं और शास्त्रीय गायिका भी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। हमारी उनसे बात हो रही थी अभी कुछ समय पहले, तो उन्होंने बताया, उन्होंने ध्यान दिलाया कि आप देखिएगा कि कजरी शब्द प्रधान होता है, सुरों को लेकर बात नहीं होती है, एक ही सुर होता है, बार बार अंतरे बढ़ते ही चले जाते हैं, और उसमें कोई एक बात आती रहती है। कभी कृषि को लेकर कोई चीज लोग खुश हो गए तो उसको लेकर के कजरी बन गई, कभी बारिश होने लगी उसको लेकर कजरी बन गई, कभी कोई साइकिल आई है नई नई जीवन में, जनजीवन में, तो उसको लेकर बन गई, ट्रांजिस्टर आया तो उसको लेकर बन गई। तो कभी हमारे बनास में कचौड़ी गली है तो उस पर बन गया कचौड़ी गली सून करेलू, वो कजरी बन गई। तो गाने का वो अंदाज वही है, लेकिन उसका अंतरे बढ़ते जाते हैं, या नए नए किसी भी विषय पर बन जाएंगे, इसलिए वो गीत प्रधान होता है। तो उसमें जब गिरजा देवी जी गाती हैं या बिस्मिल्लाह खान साहब जब बजाते हैं, तो क्या वो वैसे ही गाते बजाते हैं? तो आप ध्यान देंगे कि नहीं, उसमें वो शास्त्रीय अंग का प्रयोग करते हैं। यही हमारी इनसे बात हुई, उन्होंने बता ध्यान दिलाया, वो शास्त्रीय अंग से कजरी गाती है गिरजा देवी जी। अगर उनको कजरी गाना होगा तो उसमें विस्तार करेंगे, ये शास्त्रीय अंग है, विस्तार करना, कोई भी एक बंदिश लेकर उसको इम्प्रोवाइज करना, बढ़त लेना। बढ़त एक लोकज शब्द है, हम लोग विस्तार शास्त्रीय शब्दावली में आते हैं, देश शब्दों में, तो वो बढ़त करती हैं और फिर उस कजरी को एक सुंदर रूप देती है।
जैसे राग पीलू में अगर वो गा रही है तो उसको बढ़त करती है अंग में। बिस्मिल्लाह खां साहब ने वैसे कजरी नहीं गई जैसे लोक जीवन में गाया था घरों घरों में। उन्होंने फिर बढ़त दिया, विस्तार दिया, शास्त्रीय अंग से गाया। तो शास्त्रीय अंग के, शास्त्रीय जीवन से या शास्त्रीय चेतना की ओर से जब कोई कलाकार आता है तो लोक जीवन की चीजों को एक दूसरा सौंदर्य देता है। ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है ना, कि कैसे वो लोग शास्त्रीय अंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठुमरी में बहुत स्ट्रिक्ट रागों पर नहीं होता हुआ रस की इंपॉर्टेंस होता है या भाव का होता है, तो ठुमरी को वो वैसे गाते हैं और वो एक छूट लेते हैं। नाट्यशास्त्र में भी जब ध्रुवा गायन गाया जाता है तो जो पूर्व रंग होता है नाटक शुरू होने से पहले, अगर हम नाट्यशास्त्र के अनुसार कर रहे हैं तो उसमें शुरू में जो पूर्व रंग होता है तो उसमें आज के जो डायरेक्टर्स जो स्टेज को डिवाइड करते हैं कि आप यहाँ पर रहेंगे, ब्लॉकिंग नहीं, अलग अलग 9 भागों में या 36 भागों में, उसके पीछे एक आशय है ना। ऐसा भरत मुनि ने भी किया था और 5 भागों में डिवाइड किया था रंगमंच को। पूर्व रंग में वो 5 रहेंगे, नट उन 5 जगहों पर ही आ सकता है किसी और की, प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम और आंतर और प्रासाद। प्रवेश अब पीछे तूतब बैठा रहता था संगीत से जुड़े लोगों का, जो आतोद्देव होते हैं, गायन वादन सब लोग जुड़े होते थे। तो जब प्रवेश करेगा नट तो वहाँ प्रावेशी की ध्रुवा गाई जाएगी। अब वो प्रावेशिक ध्रुवा भी तय है क्या है। उसके बाद अगर वो आक्षेप में जाएगा तो आक्षेपी की ध्रुवा गाई जाएगी। अगर वो निष्क्राम पे जाएगा तो निष्क्रामी की ध्रुवा गाई जाएगी। वो 5 ध्रुवाएं निर्धारित, जैसे कि उत्थापिनी, परिवर्तनी, ठीक है, ये अड्डिता, ये बनाई गई है कि यहाँ पर जब निष्क्रामी की ध्रुवा अड्डिता ही गाई जाएगी। अब इस गायन में आप कोई छूट नहीं ले सकते जो गीत है, लेकिन जब पूर्व रंग के बाद जब ये नाटक की कहानी शुरू हो जाएगी उसमें आप थोड़ा सा छूट ले सकते हैं भाव और रंजकता के अनुसार। उसके लिए फिर अलग अलग, उसमें फिर जैसे हम लोग थाट और राग होते हैं उसमें भी 7 गीतक बनाए गए, मद्रक, अपरांतक, उल्लोप्यक, हाँ, ओवेणक, रोविंदक और प्रकरी, ये 7 बनाए गए। एक एक ग्रुप में कई कई गीत बनाए गए। जैसे एक थाट में एक ही स्वर स्वभाव के अनुसार थाट बनाए जाते हैं, भैरव, खमाज आदि आदि, बिलावर, काफी, मारवा, आसावरी, तोड़ी। तो एक ही स्वभाव के रागों को एक थाट में ग्रुप में रखा जाता है। तो ये पहले 72 थाट थे, अब 10 हो गए। के समय में भी एक गीतक में कई गीत होते थे। तो उसमें भी 7 गीत बता दिए गए हैं क्या क्या होगा, छंदक, आसारित, वर्धमानक, ऋक, पाणिका, गाथा, साम। अब यहाँ पर आप छूट ले सकते हैं। वैसे ही जब कजरी गाते समय आप शास्त्रीय अंग से विस्तार कर रहे हैं तो आप विस्तार करते समय राग के अनुसार ही करेंगे। अगर आप पीलू में विस्तार कर रहे हैं तो आप तोड़ी में नहीं आ सकेंगे, तोड़ी में कर रहे हैं तो आप किसमें नहीं जा सकेंगे। लेकिन जो कजरी गायिकाएं कजरी गा रही हैं तो उनको वो गीत प्रधान है, उसका रस भी ले रहे हैं और रस और आनंद के लिए कर रहे हैं या शोक के लिए कजरी गा रहे हैं, वो गाते चले जा रहे हैं। ये लोक चेतना कैसे कैसे आई, और ऐसा नहीं है कि ये अभी ही हुआ। ये जब वैदिक काल में जब सामवेद की बात आई और सामन जो संगीत से जुड़ा गया, जिससे हम लोग कहते हैं, बार बार दोहराते हैं कि सामवेद से भरत नाट्यशास्त्र में संगीत लिया गया। संगीत तो शब्द ही नहीं था पहले, जो 13वीं शताब्दी में संगीत शब्द आया। तो गीत माने म्यूजिक का सेंस लिया गया, कहने का मतलब ये था। लेकिन गायन आया तो 3 स्वर होते थे, जो फिर स्वर हुए, उन 5 स्वर वो अलग थे। उसी समय में कुछ लोगों ने इसको वैदिक चेतना को गान चेतना में बदला था। वो 2 ऋषि थे, ऋषि गौतम और ऋषि काश्यप। हाँ, इन्होंने गान चेतना बदल के उन्होंने अपनी स्वर लिपियां बनाई थी और इसको स्तोभाक्षर कहा गया। उन्होंने स्तोभ गाना शुरू किया था। स्तोभ से स्तुभ शब्द बनाए जो बकरे के लिए कहा जाता है। जैसे नारदी शिक्षा में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज से सारे गामा पधानी ये बोला गया है ना। तो बकरी से उन्होंने जो आवाज लिया वो मध्यम था, मा था, स्तुभ। तो वो जो स्तोभ है, स्तोभाक्षर, यहाँ से उन लोगों ने अलग अलग अपनी गायन पद्धतियां बनाई थी जो गौतम नहीं थे, जिन्होंने न्याय ग्रंथ को का प्रतिपाद्य किया। ये गौतम जो थे गोदावरी तट पर एक जाति थी, उसमें से इन्होंने वैदिक चेतना को, जो साम वैदिक चेतना को गान चेतना में बदला था। और ये स्तोभाक्षरों की बात की थी, नाट्यशास्त्र बहुत पहले की बात है। तो ये 2 परंपराएं लगातार होती चली आ रही। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही हम लोग चीज़ों में देखते हैं कि जब हम लोग अजंता के भित्ति चित्रों को देखते हैं या गुही चित्र को देखते हैं, जिसको हम लोग शैल चित्र कहते हैं,
उसमें हम लोग उस समय का अध्ययन करते हैं जो मानव के विकास में यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में आएगा। हाँ, पेंटिंग में कैसे, अब उस समय के जीवन को भी तो देखते हैं, जैसे आप पहाड़ी में देखें या कांगड़ा में देखें, ठीक है, या किसी भी आप बेसिकली हमारे यहाँ जो नवजागरण हुआ है वो बंगाल से हुआ है। पहले भारतवर्ष बहुत बड़ा था और उसमें हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्ला जो था, बंगाल, वो बहुत बड़ा था, उसमें उड़ीसा भी था और आज का जो ईस्ट बंगाल था वो भी था, बिहार भी था, सब बहुत बड़ा था, बृहद बंगाल जिसको बोलते थे। इससे फिर भाषाओं और लिपियों का भी विकास हुआ था। अब उधर होके रह गया, ऐसा नहीं है, अपभ्रंश के बाद फिर विकास हुआ था और फिर अवहट्ट भी आया था, जिससे बांग्ला लिपि और भोट लिपि बनी, जिसमें हमारे यहाँ सुकुमार सेन, असित कुमार बंदोपाध्याय, अब इसमें जो सुनीति कुमार चैटर्जिया है, जैसे गौतम चैटर्जिया, इसको अंग्रेजों ने चैटर्जी कर दिया है, उसमें वो ज्या प्राकृत है, उन्होंने रहने दिया था इसको, उन्होंने इसको शास्त्रीयता, इसको संस्कृत नहीं किया था, इसको उन्होंने परिष्कृत नहीं करने दिया, बोला था नहीं चाटुर्जिया हम लोग चलाएंगे, ज्या रहेगा। इन लोगों ने बांग्ला लिपि का विकास किया। तो बंगाल में एक चेतना आई थी हमारे, जो पूरे भारतवर्ष में फैली, जिसको हम लोग नवजागरण कहते हैं। बाद में फिर पुनर्जागरण हुआ। ये जो नवजागरण हुआ था उसमें उसका प्रभाव कला पर आया, लोक कलाओं पर पहली बार प्रभाव पड़ा। ये तो लोक नाट्य यात्रा हम लोग जान ही नहीं पाते। ये बात है 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी जब चैतन्य महाप्रभु ने भीतर की किसी ईश्वरीय चीज को समझाने के लिए, कृष्ण चेतना को समझाने के लिए, ये बताया कि हम सभी पत्नियां हैं, कृष्ण हम के पति हैं, हम सभी जीव जो है वो पत्नियां हैं उनकी। इस बात को अगर वो शास्त्रीय ढंग से समझाते तो कोई लेता नहीं, लोकमानस में इसको स्वीकार नहीं मिलता। तो वो गांव गांव में चलने लगे थे और बंगाल नवजागरण की इसी से नींव पड़ी गई थी। वो कहते चलते थे कि जुबुती नारीर कोल, मागुर माछेर झोल, बल हरि बोल। युवती नारी और मागुर माछ एक ऐसा मछली होता है, इससे बहुत नशा होता है। तो गांव के गांव नशे और इसमें वो जो ग्राम्य जीवन था, तो उसमें वो उनके साथ साथ चलने लगे और भीड़ बढ़ने लगी। तो उसमें क्या होता था कि जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, तो खाली अंत में वो हरिबोल ही रह गया, हरिबोल के आनंद में चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में एक, जिसको रेनेसा कहा गया, वो लाया था। उसी समय में 14वीं 15वीं शताब्दी में मिथिला में, बिहार में एक बहुत बड़े कवि हुए विद्यापति। विद्यापति ने एक ग्रंथ लिखा पुरुष चरित्र, और उसमें उन्होंने पहली बार ये जो लोक चेतना है, लोक कला है, उसकी बात की, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले थे और विद्यापति के गान उसी लोक चेतना में धीरे 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 सारे जीवन में बैठ गया। जबकि उससे पहले, माने ये चेतना के पहले ही से ही कुछ और लोग भी हुए थे। वो लोग जीवन में क्या होता है कि जो कुछ भी वो जीते हैं वो उनको प्रतीकों में रखते हैं। यहीं से हमारा प्रतीक शास्त्र, प्रतीक भाषा आती है। और बाद में हम लोग देखेंगे कि कला भाषा दरअसल प्रतीक भाषा ही है, प्रतीकों में कहते हैं और चीज़ों को बहुत समीप से कहना, बहुत करीब से देखना चाहते हैं। उनको ये पसंद नहीं है कि शिव जो है वो कैलाश पर्वत में कहीं बैठे रहेंगे, उनको शिव अपने पास में चाहिए। तो उसमें मंगल काव्य लिखे गए जो बांग्ला साहित्य में कोर्स में भी रखे जाते हैं। शिव एक है और वो आदमी लुंगी पहना होता है, कुछ पहना होता है, क्योंकि गर्मी पड़ती थी वहाँ, चढ़ा था नहीं बंगाल में, उड़ीसा में, सब जगह। तो वो लोग प्रतीक्षा करते हैं कि घर में जब कोई पुरुष और महिलाएं नहीं है या महिलाएं कहीं और व्यस्त हो गई है, तो जब वो चावल भात बनाते हैं, उसका जो माड़ लाते हैं, उसका जो, अब वो माड़ को चुरा के खाएगा वो शिव। ये वर्णन शिव को ऐसे देखा गया कि हमारे आसपास व्यक्ति है, शिव दूर का नहीं, वो समीप से समीप से देखने की बात थी। तो चंडी मंगल काव्य में किसी भी भगवान वो लोग पास से देखना चाहते हैं। आप देखिएगा कि कोई एक हल्की सी ऊंचाई पे कोई ढू होगा तो ढू बाबा हो जाएंगे। अगर कहीं वो चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स या घरों में आता था पहले, तो मतलब माता आई हुई है, कि वो माता है। हम लोग ये नहीं बोलते थे कि वो उसको रोग के रूप में नहीं देख रहे हैं। पता नहीं आजकल कोरोना को भी माता का रूप दिया गया है कि नहीं लोक जनजीवन में, लेकिन उस वक्त भी हम लोग पॉक्स को, स्मॉल पॉक्स को देखते थे कि हमारे यहाँ उसको भी एक माता का नाम दे दिया गया है। ठीक है, ऐसी मनसा पूजा, ठीक है, शीतला माता, जो हमारे बनारस में आप शीतला मंदिर देखेंगे तो शीतला माता, शीतला तो चला गया, माता आई हुई है, इससे वो ठीक भी हो जाता था। तो ये अपने धर्म, अपने विश्वास, अपनी आस्थाएं खुद ही बनाते हैं, खुद ही अपने देवी देवता बनाते हैं, खुद ही एक प्रतीक रख लेते हैं
उसमें देव भाव को अपने ही समर्पित करते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। जैसे शिवलिंग आया, ये लिंग आया है, इसमें लिंगायत हमारे संप्रदाय और लिंगायत ग्रंथ भी है, लोक चेतना का दर्शन, जिसमें ये हम लोग देखते हैं कि वो अपने समीप से चीजों को देखना चाहते हैं, तो खुद से एक प्रतीक बना लेते हैं, है ना। अब ये जो प्रतीक आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आज के इस हम लोग की बातचीत में। सब कुछ लोक चेतना का पूरा इतिहास, धर्म, दर्शन, प्रारब्ध, सब कुछ जो कुछ भी है वो सब कुछ एक प्रतीक में समाया है, जिसको आर्ट में हम लोग कहते हैं एक आर्टिस्टिक इमेज में पूरा पूरा तथ्य होता है ना। सिनेमा में भी एक इमेज को लेके चलते हैं, एक आर्टिस्टिक इमेज अगर है तो उसमें पूरा तथ्य समाहित है। पूरा लोक जीवन हजारों साल से कैसे कैसे हम लोग आदिम से आदमी हुए हैं, ये एक प्रतीक में होता है। यही प्रतीक को कभी हम लोग मंडल के रूप में देखते हैं बौद्ध मठों में, कभी मुद्राओं में देखते हैं, कभी मंत्रों में देखते हैं। प्रतीक के बिना जीवन नहीं, बल्कि हम लोग बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग सोच विचार करके बात करते हैं, कर रहे हैं, जो भी हम लोग का एक्शन होगा वो थॉट का रिस्पॉन्स है। थॉट का मतलब होता है शब्द और बिंब, छवि और शब्द। शब्द भी छवि, जैसे घोड़ा मैं बोलूंगा, घोड़ा एक आकार आ जाए, घोड़ा से हम परिचित है, और वही शब्द बना, वही छवि भी है। ये छवि सब प्रतीक है, बिना प्रतीकों से कला संभव ही नहीं, बिना प्रतीकों के। इसीलिए नाटक में भी हम पहले कथ्य के लिए कोई एक रूपक लेते हैं, एक मेटाफर लेते हैं, लेकिन प्रतीक जो है वो रूपक नहीं है। प्रतीक रूपात्मक हो सकते हैं, रूपात्मक ही हो सकते हैं, एक रूप को लाते हैं। हाँ, रूप क्यों लाते हैं? सौंदर्य के लिए। कला का काम ही सौंदर्य का की सृष्टि करना, अगर वो नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी मैं आपसे कुछ बोलते बोलते, अब जैसे मैंने घोड़ा बोला आपने तुरंत समझ लिया, हमने भात बोला आपने तुरंत समझ लिया, आपने चंडी मंगल काव्य हुआ, विद्यापति हुआ, जो आप जानते हैं, जो रूप में आएगा वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम रूप से अरूप की ओर बढ़ेंगे, मैं कोई ऐसा शब्द बोलूंगा जो आपके पास जिसका कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए वो कठिन होने लगेगा। आप किसी से भी बात करिए, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, आप रूप से अरूप की यात्रा में जाएंगे, तो फिर परेशानी होने लगेगी। जैसे मैं एक शब्द बोलूँ अगर कि फ्लॉसिनोसी हिलिपिलिफिकेशन, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये कौन सा शब्द है, लेकिन ये अंग्रेजी का सबसे लंबा शब्द है। हाँ, इसको सत्यजीत रे ने अपनी अंतिम फिल्म आगंतुक में इसका प्रयोग किया था, है ना। तो जिस जिस चीज से हम परिचित होते हैं, जिन छवियों से, जिन शब्दों से, वो लोक चेतना से आया हुआ होता है, क्योंकि वो रूप का जगत है। तो क्या रूप के जगत के अलावा भी कोई जगत होता है अरूप का, जैसे आंखों से जो ना दिखाई दे, जो अदृष्ट हो, अरूप हो, अमूर्त हो, ठीक है, जिसको सुना जा सके, क्या इसका भी वर्णन होता है? तो जब रूप को हम लोग प्रतीकों में व्यक्त करते हैं तो वो लोक कला है, और जब अरूप को हम लोग रूप में व्यक्त करते हैं तो वो शास्त्रीय कला है। शास्त्र का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि कोई ग्रंथ लिखा हुआ है उसके अनुसार चल रहा है, वो तो बाद में लिखा गया है, बाद में लिखा गया है। लेकिन शास्त्रीय चेतना का सिर्फ मतलब है कि अगर कोई चीज अमूर्त है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसको जब हम लोग व्यक्त करते हैं रूपों में, प्रतीकों में, वो शास्त्रीय चेतना है, शास्त्रीय कला है ना। और जब हम रूप को व्यक्त करते हैं रूप प्रतीकों में, रूप प्रतीक भी होता है, गुण प्रतीक भी होता है। जैसे हम लोग अगर बोलें कि आपके जो आंखें वो कमल जैसी हैं, ये रूपक हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ आंख बना दें और कुछ न बताएं किसकी जैसी है, तो वो आंख किसी की भी आंख हो सकती है, और उसको पेंटिंग में भी उस आंख को बना सकते हैं, हम एक डिजाइन कर सकते हैं, और डिजाइन से आप समझ जाएंगे गांधी जी, कुछ हल्का से स्केच बना के, है ना। तो वो सिर्फ रूप है, वो रूपक नहीं है, हम किसी से तुलना नहीं कर, सादृश्य नहीं है। लेकिन जैसे कि हम लोग सूरज, पहले तो लाइट नहीं था, सूरज को ही हम लोग प्रकाश के रूप में या ऊष्मा के, तो वो रूप हुआ। तब हम लोग सूरज को देखने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ गुणों की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो प्रतीक के कई स्तर है, वो प्रतीक विधान कहा गया है, भाषा में भी है और कलाओं में भी है। तो प्रतीक भाषा ही कला भाषा है। लेकिन कहाँ पर हम फर्क कर रहे हैं? जब हम रूप को व्यक्त करते हैं रूप में, वो लोक कला है, लोक साहित्य है। जब हम अरूप को व्यक्त कर रहे हैं रूप में, तब वो शास्त्रीय कला है। इसको हम लोग कैसे समझें कि जैसे वेद में हम लोग जाते हैं, वेद से लिया गया, बार बार हम लोग दोहराते हैं कि हम लोग सब कुछ वेद से लिया, ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया है, और सामवेद से संगीत, ये बार बार दोहराया जाता है। कैसे लिया गया इसको कोई डिटेल नहीं हम लोग कर पाते, करना चाहिए। तो वेद में अब
नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है, जब वाचिक अभिनय की बात शुरू होती है कि 15वें अध्याय के 3री कारिका में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, भाव जो है वो शब्द निर्भर है। ये पूरा संसार जो है वो शब्द निर्भर है। पूरा संसार, सब कुछ, जो कुछ भी लोक जीवन है, सब कुछ, ये पूरी सृष्टि है, लोक ही, वो शब्द निर्भर है, ये कहा गया है। हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। अब देखिए, कठिन लगने लगेगा, गूढ़ लगने लगेगा। हम लोग को लगेगा भाव पर निर्भर है शब्द। भरत मुनि कह रहे हैं भाव निर्भर है शब्द पर। हम लोग आज कहते हैं भाव नहीं होगा तो शब्द नहीं होगा, भाव को शब्द में व्यक्त कर रहे हैं। भरत मुनि कह रहे हैं शब्द नहीं होगा तो भाव नहीं होगा, शब्द है तो भाव। ये वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इसको हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, कि क्यों शब्द नहीं होता तो संसार नहीं होता, लोक नहीं, जिसको आज हम लोग इतना कहते हैं कि ये लोक का मतलब हुआ कि ये भूलोक, अंतरिक्ष और आकाश, कि इसके अलावा भी कुछ है, ये तीनों लोकों के भी अलावा, जिसका रसस्वादन आनंद कोई योगी करता है और कलाकार भी कहता है, जिसको संगीत में या नाटक में ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, वो क्या है? कोई एक चीज तो है ना। आखिर इतने हमारे यहाँ ऋषि मुनियों योगियों की परंपरा रही, कि एक दो नहीं हुए हैं, और वैदिक काल से लेकर के श्री अरविंदो तक, ऋषि रविंद्रनाथ ठाकुर तक, और आज भी एक परंपरा चली आ रही है, वो उसको रूपों में व्यक्त करते हैं। वो क्या है? क्यों वो उल्टी बात कर रहे हैं? वो कौन सी भाषा हुई? क्योंकि हमारे भीतर कोई भाव है क्रोध का या श्रृंगार का, तो हम शब्द में व्यक्त करेंगे। वो करें नहीं, शब्द नहीं होगा तो भाव नहीं होगा, भाव से पहले शब्द है, भाव शब्दाश्रित है। इसको कैसे समझा जाए? अब अगर हम लोग फिर वेद में जाते हैं, वेद से लिया है ना, कहा गया है कि सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम से इतिहासम करोम्य, ये कहा गया है। पहले की भी बात की गई है, अनुकार की भी बात की गई है, और अनुकीर्तन की भी बात की, दोनों एक नहीं है ना। लोक वृत्तानुकरणम कहा गया है ना, नाना भावोपसंपन्नम, नाना भावों से संपन्न। बहुत आसान है, संस्कृत को अगर थोड़ा सा तोड़ के आप देखिए, है ना, नाना भावोपसंपन्नम है। फिर नाना अवस्था, ये अवस्था की भी बात कही गई, स्टेट ऑफ माइंड, नाना अवस्था। तो नाना अवस्था की बात की गई है। फिर क्या गया, लोक वृत्तानुकरणम, ये भी कहा गया है, ठीक। फिर नाट्य में तन्मय तन्मयाकृतम, तो जो भी लोक वृत्त होगा, लोक जीवन होगा, लोक परंपरा होगा, लोक परिवेश होगा, लोक कोई भी व्यवहार होगा, उसका अनुकरण किया जाएगा, बिल्कुल साफ है। क्योंकि अगर पूरा नाट्य शास्त्र, पूरा शास्त्र अगर लोक पर ही आधारित है, तो हम लोग को इस विमर्श का कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ लोक पर है, कह के हम बात को खत्म कर सकते थे। लेकिन कहीं ये बात खत्म नहीं हो सकती है, उसकी कोई वैज्ञानिकता है, इसी पर आप हम लोग सीधे सीधे विषय पर आ गए। तो जो भी लोक व्यवहार है उसका अनुकरण होगा, लेकिन जब भी भाव होगा तो अनुकीर्तन, इससे पहले ही कह दिया गया है, नई कांत तोत्र भवताम देवानुचानुभावनम त्रैलोक्यस्यास्य त्रैलोकस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तन नाट्य है। भाव बाहर नहीं होता, भाव अंदर होता है, उसका अनुकीर्तन होगा। बाहर का जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी मेमोरी है, उसका हम अनुकरण करते हैं। शराबी कैसे चलता है, शराबी का माइंड नहीं जानते, मेंटल स्टेटस नहीं जानते, भाव भीतर जो भी होगा उसका हम बाहर अनुकीर्तन करते हैं। अनुकीर्तन का एक मतलब है, ठीक है। इसलिए अनुकार और अनुकीर्तन में बहुत बड़ा एक भेद है, इसको जानना चाहिए एक्ट्रेस को। उसी तरह से भाव कैसे शब्दाश्रित है, सब कुछ शब्द पर दंडी ने इसको साफ साफ बोला कि शब्द नहीं होता तो ये दुनिया नहीं होती, शब्द है तो ये दुनिया प्रकाश में आई, शब्द है तो ये लोक जो है प्रकाशित हुआ। शब्द नहीं होता, इस सूरज से प्रकाशित नहीं हुआ। बचपन में हम लोग पढ़ते हैं ये संसार किसके प्रकाश से प्रकाशित है, ये संसार सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो कह रहे हैं नहीं, ये शब्द के प्रकाश से प्रकाशित है, नहीं तो ये डोरमेंट था, अंधेरे में था, शब्द आया तो ये प्रकाशित हुआ। ईसा मसीह ने भी कहा है, लेट देयर बी वर्ड and there will be word, there was the word, let there be light, there was the light, प्रकाश हो और प्रकाश हो गया, शब्द हो और शब्द हो गया। आचार्य दंडी भी कहते हैं काव्यादर्श में कि शब्द पहले आया, शब्द के कारण संसार जो अंधेरे में थी वो प्रकाशित हुआ। भरत मुनि भी यही कह रहे हैं इससे पहले कि हमारे सारे भाव शब्द निर्भर है, हमारे भीतर शब्द ना हो तो हम लोग के अंदर भाव व्यक्त नहीं हो पाएंगे, नहीं, भाव ही नहीं होंगे। कैसे कह रहे हैं ये, उन्होंने कैसे शास्त्रों से लिया, वेद से लिया, उसको भी हम लोग जरा देख लें। वो ऐसे लिया,
वेद में एक जैसे संवाद सूक्त है उर्वर और उर्वशी का, वैसे ही एक वाक सूक्त भी है। वाक शब्द के लिए बोलना, वो वाचिक अभिनय के लिए यही कहा गया। तो वाचिक अभिनय के लिए जो हमारा पूरा जो स्पीच वर्क है ड्रामा का, वो लिया गया वेद से। कैसे? वहाँ वाक सूक्त है जिसको चतवारी वाक कहा गया है। उसे 4 फोल्ड स्पीच, अगर स्पीच शब्द को हम लोग इक्विवेलेंट माने तो वाक के लिए बोलने को लेकर, इसको जिन्होंने इस सूक्त की रचना की, 4 ही सूक्त हैं। एक महिला ऋषि, ऋषि का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन उनका नाम था आम्भृणी, वो अम्भृणी की बेटी थी, इस चीज को वागाम्भृणी सूक्त कहा गया। अब देखिए कठिन हो जाएगा। अभी तक जब हम लोग दूसरे शब्द बोल रहे थे तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा था, अब थोड़ा सा गहराई में जा रहे हैं तो थोड़ा अमूर्त हो रहा है, तो आपके मन में थोड़ा डिफिकल्टी आने लगेगा। लेकिन मेरा आग्रह अनुरोध है कि आप इसको सुनिए, भले ही आप इसको पहली बार सुन रहे हो तो भी, तो वो डिफिकल्टी आने दीजिए क्योंकि जरूरी है। वरना गंभीर विमर्श नहीं संभव है, हम लोग सिर्फ सतह पर ही रह जाएंगे। वागाम्भृणी सूक्त का मतलब है वो वाक के 4 स्टेजेस बताए हैं कि हमारी चेतना जो है, मनुष्य की चेतना जो आदिम चेतना रही है, उसका कैसे परिमार्जन हुआ है। वहां पर सबसे पहले कोई एक बाहर से ट्रांसेंडेंटल, जो किसी परा जगह से, तीनों लोक के जो ऊपर है, वहां से कुछ रिफ्लेक्ट करता है। एक कलर, एक शब्द, एक वर्ण, एक अक्षर, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अक्षर को भी वर्ण कहा गया है और ध्वनि को भी शब्द कहा गया है। तो एक कोई ध्वनि, एक कोई वर्ण, कलर, एक कोई अक्षर अचानक से कौंधता है। मौलिक प्रतिभाशाली विद्वानों को, विदेशियों ने फिर हम उसमें विचार करना शुरू करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं क्या था, तो हम लोग के पास एक नई बात आती है, फिर हम उसे लोगों तक कहते हैं। ऐसी भाव भी हमारे यहाँ बनता है। सबसे पहले वो शब्द आया, एक साउंड आया, एक लाइट आया, एक कलर आया, तो जब वो पहले परा था उसको परावाक कहा गया। जब हमारी चेतना में आया, जिसमें हम लोग देह में हैं जब, तो उसको हमारे यहाँ कहा गया पश्यंती वाक। पश्य माने देखना, लेकिन उस वाक साउंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन पश्य देखना के बावजूद ध्वनि और देखना, सुनना देखना एक हो गए वहां पर, इसलिए हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे अभी क्या है। जब सोचना समझना शुरू किए तो वो आया हमारी सोच विचार की जगह, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यमा वाक। फिर जब मध्यमा वाक में क्लियर हो गया कि वो क्या चीज बात कौन दी थी, तब हम उसको व्यक्त करते हैं बोल के। ये स्पीच का फर्स्ट डिसिप्लिन या साइंस हमारे यहाँ वागाम्भृणी सूक्त से भरत मुनि ने लिया था। 15वें अध्याय की 3री कारिका में इस बात को बताया। इसलिए उन्होंने कहा कि भाव शब्द निर्भर है। भाव शब्द निर्भर का मतलब ये नहीं है कि राम जाता है इस शब्द पर भाव निर्भर है। शब्द का मतलब परा वाक, पश्यंती वाक, मध्यम वाक, इस पर शब्द जो बोला हुआ वाक्य निर्भर है, उसमें भी जाना पड़ेगा। ये शास्त्रीय है ना। शास्त्रीय कहाँ से आरंभ हो रहा है? ये लोक से नहीं आया है, ये लोक व्यवहार का अध्ययन करने से नहीं आया। हमने लोक जीवन में इसको नहीं देखा, ये भीतर से आया। कौन था? ये तीनों लोक से ऊपर अगर कोई चीज है, तीनों लोकों से ऊपर नारी काशी बोला गया है, तीनों लोकों से परे जो ट्रांसेंडेंटल कोई कॉन्शियसनेस अगर है, वो हमारे भीतर पहुंचती है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, जिसको अटेन करने के लिए सारे योगी लोगों ने रास्ता बनाया है कि भाई एक रास्ता है योग का, कि आप उसको, उस ब्राह्मण को, ईश्वर को, परम पुरुष को, पूर्ण पुरुष को, जो कबीर की भाषा में अगर कुमार गंधर्व जी गाते थे, उसके दूसरा बताया गया पंचम वैदिक चेतना। चेतना शास्त्र में दूसरी पंचम वैदिक चेतना, यानी कि नाट्य शास्त्रीय चेतना। इसमें बताया कि नहीं, आप योग ध्यान प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट आर्टिस्ट कभी मेडिटेशन नहीं करता, योग नहीं करता। ये नहीं कि आप वर्कशॉप आरंभ करें और विद्यार्थियों से पहले योग करवा रहे हैं, मूर्खता है। तो कलाकार के लिए जरूरी है कि वो, उसका एक रास्ता है नाद का रास्ता, साउंड का रास्ता। ये जो वाक के 4 स्तर है, वो रास्ता, वहां से आप उस अनाहत नाद को सुन सकते हैं, जिसको आप आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, जिसको आप ऑरल नहीं है लेकिन ऑडिबल है। आप कान से तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन उसको आप अपने भीतर उस आवाज को महसूस कर सकते हैं। वो ईश्वरीय चेतना को आनंद करने की फिर अमूर्त जगत बना, और उस अमूर्त जगत में जो कुछ भी कहा गया था उसको उन्होंने फिर लिखा, जिसको इसलिए कहा जाता है वेद जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय, जब हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पूर्व रंग दिखाते हैं, तो जब भी पूर्व रंग होगा, पूर्व रंग में जो गाया जाएगा वो गान नहीं होगा, वो गांधर्व होगा। उसका जब नाटक की कथा आरंभ होगी तो गान होगा, गांधर्व और गान। गांधर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है, और वो जो है श्रेयस है। तो जब हम मनुष्य मंगल के लिए, लोक मंगल के लिए अमूर्त को व्यक्त करते हैं कलाओं में, तो वो शास्त्रीय कला है। और जब भी लोक मंगल के लिए हम जब मूर्त को ही प्रतीकों में व्यक्त करते हैं, वो लोक कला है। इसलिए जो बात हमारी देखी हुई है, सुनी हुई है, उसी को जब हम फिर
समझ में आएगा। आप कोई लोक नाट्य देखिए, अभी हम आपके सामने अगर मराठी माच या तमाशा या गुजरात के भवई, कालबेलिया, यात्रा, नौटंकी शुरू कर दे, झमाझम कार्यक्रम जब लोक जीवन शुरू हो जाएगा तुरंत समझ में आएगा। और जैसे ही हम भीतर की बात करने लगे, जो आंखों द्वारा इंपीरिकली वो छवि नहीं बनती है, महसूस जो अदृश्य है वो जब हमारे सामने हम उसको महसूस करते, दृश्य नहीं है। जैसे कि अभी एक अदृश्य सत्ता है और कैसे कर रहे हैं, जब हम देहांत देख रहे हैं, देहांत देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, तो हमारा विश्वास तुरंत हो जा रहा है कोई एक अदृश्य अदृश्य अस्तित्व है जिसको हम वायरस कह रहे हैं। वो तब भी क्यों विश्वास करें, क्योंकि मौत से डरते हैं, मौत देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई अदृश्य सत्ता है, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उस पर हम संदेह करते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को विश्वास करता हूँ, उस प्योर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई अदृश्य है, लेकिन अगर हम उसको देख नहीं पा रहे, आंखों से ढंग से महसूस कर पा रहे हैं, लोक से लौकिक से जब अलौकिक स्तर में ले जा रहे हैं, जब हम नाटक को वहां तक ले जा रहे हैं, दैवी सिद्धि हो, दो तरह की सिद्धि बताई गई है नाटक की सफलता के लिए, कि अगर ड्रामा देखते हुए खत्म होने पर लोग तालियां बजाते हैं तो मानुषी सिद्धि है, उसका असर थोड़ी देर रहता है। लेकिन अगर नाटक को देखने के बाद, क्लासिकल म्यूजिक या गान को सुनने के बाद, डांस को देखने के बाद, साहित्य को पढ़ने के बाद आदमी अगर स्तब्ध हो जाता है और देर तक उसके प्रभाव में रहता है और ताली बजाना भूल जाता है और वो प्रभाव उसके भीतर काम करने लगता है और देर तक रहता है, फिर से वो वैसा ही नाटक लिखना चाहता है, वो शास्त्रीय कला है। इसको कहा गया है दैवी सिद्धि। तो लोक से लोकोत्तर की ओर, लौकिक से अलौकिक की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या अमूर्त को मूर्त में व्यक्त करना, ये शास्त्रीय कला की हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल साफ है शास्त्रीय चेतना और लोक चेतना, क्योंकि शास्त्रीय चेतना में जो कुछ भी अब तक पाया गया है, 3000 सालों का हमारा इतिहास है, वो लोक व्यवहार का अनुकरण नहीं है। हमारे के बारे में बताया, जो कि हमारे यहाँ स्पीच को बताते हुए नहीं बताया जाता, क्योंकि हम लोग तो स्टैनिस्लैविस्की को फॉलो करेंगे और बर्टोल्ट ब्रेस्ट को कॉर करेंगे, मेसनर को करेंगे, ब्रॉडस्की को करेंगे, है ना। हमारे भारत में कैसी स्पीच के बारे में नाट्यशास्त्र में बताया गया है, कैसे हम गहराई से उस चीज़ों को ला सकते हैं, कैसे हमारे भीतर जो है वो सत्व है, हाँ, कैसे हमारे बाहर जो आंगिकी में वो आंगिक है, हाँ, तो कैसे हमारे यहाँ उस दोनों के बाद बीच का जो पुल है, ब्रिज है, वो वाचिक है। तो सात्विक और आंगिक को जोड़ने वाली चीज़ वाचिक है, वो जोड़ने वाला जो सेतु है उस वाचिक की गहराई में नहीं जाते हैं, उसके जितने एक्सरसाइजेस कराते हैं हम लोग बाहर कराते हैं। जाना चाहिए, चेतना मुझे लगता है स्पष्ट हो चुका है, शास्त्रीय चेतना क्या है। वहाँ पर एक अमूर्त दुनिया है, उसको भी बताने के लिए प्रतीक भाषा दी जाती है। साहित्य में उसको प्रतीक भाषा बोलते हैं और कला में उसको प्रतीक भाषा को कला भाषा बोलते हैं। इसके अलावा कला भाषा बिना प्रतीक के हो ही नहीं सकती है। लेकिन वो हमें उल्टी बात लगती है कि ऐसा कैसे हुआ कि भाव तो शब्द निर्भर है, ये कैसे हुआ, शब्द भाव निर्भर हुआ ना। हम अगर बहुत गुस्से में हैं तो हमारे शब्द कुछ और ढंग से निकलेंगे, हम दुखी हैं तो शब्द कुछ और ढंग से उदात्त अनुदात्त स्वरित होगा। लेकिन यहाँ बात बिल्कुल उल्टी है नाट्यशास्त्र के अनुसार, कि वहां पर पहले शब्द होगा फिर भाव होगा। उल्टी बात लग रही है ना। ठीक यही बात हम लोग कहते हैं, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, ये लोक जीवन में, लोक मानस में बिल्कुल बैठा हुआ है। आप किसी से पूछ के देखिए, वो बोल देगा कबीर साहब का है तो उल्टी बानी है, लेकिन कंबल बरस रहा है मतलब क्या है, पानी भीग रहा है, इसका क्या मतलब है, नहीं जाना चाहते हैं, फिर डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम शास्त्रीय चेतना में प्रवेश कर जाएंगे, है ना। उनकी बातें जिस भाषा में लिखी गई है, सदुकड़ी भाषा में, सदुकड़ी बोली में, वो हम लोग याद कर लेंगे, पढ़ा देंगे, गहराई में नहीं जाएंगे इस प्रतीक का क्या मतलब, वो लोग से ही प्रतीक लिया है ना। आप देखिए कि अगर ये पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, तो ये हमारे थॉट से हमने क्रिएट किया है, हमने सोचा, वो थॉट का आउटकम है। मकान है, थॉट का आउटकम है, हाँ। अगर हम लोग ने जहाज बनाया है, इन्वेंशन किया है, साइंस का या आर्ट का कुछ भी मंच बनाया है, तो वो मनुष्य के थॉट, विचार, उसका इन्वेंशन, उसका आउटकम है। लेकिन जो पेड़ है, समुद्र है, पहाड़ है, ये थॉट का इन्वेंशन नहीं है, थॉट का आउटकम नहीं है। ये किस थॉट का आउटकम है, उसी थॉट को तो अटेंड करते हैं हमारे ऋषि मुनि योगी, उसी को कलाकार भी करे, ऐसा आग्रह हमारे शास्त्रीय चेतना में। क्योंकि वो आसान है कि आप योग के माध्यम से भी जा सकते हैं और नाद के माध्यम से भी जा सकते हैं, और कला में उस ब्रह्मानंद सहोदर को, उस आनंद को जो अनबाउंड है, इमॉर्टल है, इटर्नल है, उसको आप महसूस कर सकते हैं अपनी कला के द्वारा। चाहे चित्रकला में हो, मैंने रूपंकर कला में हो, रूपंकर कला मतलब चित्रकला, साहित्य और
भास्कर या स्थापत्य, टेक्सटाइल डिजाइनिंग आदि आदि। फिर रूपंकर कला है, और या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स मंच कला, जिसमें गायन वादन नृत्य और नाट्य। किसी भी कला के माध्यम से आपकी उपलब्धि वही होगी। दर्शक इसीलिए आपके पास आया है, लोकगीत सुनने के लिए, लोक नाट्य सुनने के लिए, देखने के लिए, लोक नृत्य देखने के लिए जो आए हैं वो जनता है, जनजीवन है। लेकिन जब आप शास्त्रीय नाटक दिखा रहे हैं तो वहां पर लोक व्यवहारों का प्रयोग तो हुआ है, लोक व्यवहार का अनुकरण तो किया गया, लेकिन शास्त्रीय चेतना भी है। उसके लिए हमें जनता नहीं चाहिए, उसके लिए हमें दर्शक चाहिए, प्रेक्षक चाहिए जो सहृदय हो। उसके नाट्य समीक्षक कैसे चाहिए? जो प्राशनिक हो, जिसके पास भी उसका स्तर हो, शास्त्रीय चेतना यानी वो ज्ञान हो। तो इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी कबीर को के शब्दों को याद कर लेते हैं और पढ़ा देते हैं। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। हाँ, गाय, शेर खड़ा, ठाड़ा सिंह, सिंह को देखते तो गाय भाग जाएंगी, है ना। लेकिन ये जो गाय के लिए गौ कहा जाता था पहले वैदिक पीरियड में, गौ। और हम लोग जब वेद पढ़ने जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें क्या पढ़ें। आप ऋग्वेद पढ़ने जाइए, गाय आ रहा है, गौ, अग्नि आ रहा है, सोमरस आ रहा है, और यज्ञ हवन हो रहा है। पढ़े क्या उसमें? लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि प्रतीक है और है मीनिंग में, और वो निमोनिक साउंड्स देते हैं, और उसमें कई स्तर हैं, खाली एक अर्थ नहीं, वो वाणी के लिए भी अग्नि है। अगर देखा जाए तो धर्म के लिए गौ है, वो सीधे सीधे चलता है। वृषभ कहा गया, वृषभ सीधे सीधे चलता है। हाँ, इसलिए धर्म का वो प्रतीक है। तो अगर हम उसको देख ले तो फिर देख लेंगे कि वो जो शेर खड़ा होकर गाय चरा रहा है, उसका मतलब समझ पाएंगे किसका प्रतीक है। लेकिन अमूर्त होने से हम लोग तुरंत कटने लगेंगे, बहुत गूढ़ विषय हो जा रहा है, गौतम जी इस विषय को खत्म करिए, क्योंकि लोक से हट रहा है, क्योंकि शास्त्रीय आ जा रहा है। लेकिन फिर कबीर को क्यों माने? अगर कबीर को मानना है और कबीर की बात नहीं समझ पा रहे, भाषा नहीं समझ पा रहे, फिर फायदा क्या है ना। लेकिन वो गौ का मतलब है, हम लोग इंद्रिय गोचर भी कहते हैं। गो, हमारी इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जाती है, जो इसको कंट्रोल कर लेता है इंद्रियों को, वो योगी कहलाता है। कृष्ण महायोगी थे, वो जैसे मर्जी गाय को चरा सकते थे। ये प्रतीकों में कहा गया, लोगों को कहानी अच्छी लगेगी कि कृष्ण जो थे वो गाय चराते थे, तो यदुवंशीय गाय चराते थे, क्या हो गया। लेकिन वो एक प्रतीक कथा है, महाभारत या रामायण, ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग को शास्त्रीयता में प्रवेश करना पड़ता है, शास्त्रीय चेतना में प्रवेश करना पड़ता है, पोथियों पे नहीं। वहां पर ये देखते हैं कि गौ का मतलब है हमारी इंद्रियां जो जा रही हैं, जिसको कृष्ण ने कंट्रोल किया है, वो गाय को अपने चरा रहा है। वैसे ही सिंह खड़ा होकर गाय को चरा रहा है, कबीर कहते हैं। हाँ, सिंह गाय, यहाँ ये परिचित शब्दावली, सिंह नहीं चरा सकती, भाग जाएगा, है ना। लेकिन सिंह गाय को चरा, हमें किसी चीज का प्रतीक है, सिंह किसी चीज का प्रतीक है। गाय, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे लोक जीवन से। पहले बेटे का जन्म हो रहा है, फिर माँ का जन्म हो रहा है, बात उल्टी हो गई उस शब्द और भाव की तरह से नाट्य शास्त्र है। चेरा चेला को गुरु लागे पाए, गुरु जो है वो चेले को प्रणाम कर रहा है। जल की मछली तरवरी ब्याई, मछली जो जल में रहती है वो जन्म दे रही है बच्चे को, कहाँ? पेड़ पर। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सभी प्रतीक है। कला भाषा का मतलब ये प्रतीक भाषा है। जब हम मूर्त, जिसको हम जानते हैं, मूर्त को जब हम कला है, जब अमूर्त को व्यक्त करते हैं कलात्मक भाषा में, तो ये कबीर का एक शब्द आपको बता रहा था, इसको हमारा उलटबासी कहा गया, और अच्छी भाषा में, परिष्कृत भाषा में संध्या भाषा कहा गया। कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, कुत्ता को ले गई बिलाई, कुत्ते को बिल्ली ले जा रही है। पहले पूत पीछे भई माई, चेला को गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवरी ब्याई, और लास्ट में कहते हैं जो इस अचंबा को बूझता है उसको तीनों लोग सूझता है। कबीर साहब ये भी कहते हैं कि तीन लोग तक ही नहीं है, तीनों लोग सूझ जाएगा, लेकिन तीनों लोग को कितना है जो पूरे संसार की रचना की है। ह्यूमन थॉट से ये पेड़ नहीं बना है, गुलाब का जो कलर नहीं आया, इंद्रधनुष नहीं बना है, कोई एक और चेतना है जो तीनों लोगों की चेतना को संचालित कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है, चला रहा है। और जो कलाकार या योगी होता है, सबसे पहले उस चेतना को समझता है और ये देखता है कि जब माइंड नहीं है तो वर्ल्ड भी नहीं है। अगर मन नहीं है, मन संसार में देह है, और फिर वो देहाती हो में आ जाता है, हो जाएगा। कोरोना वायरस देह को मार है नहीं, रहता है। और ऐसी चेतना में जब वो रहता है, उसको योगी या कलाकार कहते हैं। भारतीय कला मांगने के अनुसार वो व्यक्ति कलाकार योगी है जो
आरंभ करते हैं, देहांतर उपन्यास और नाटक भी लिखे गए। हाँ, तो हम मुझे लगता है कि शास्त्रीय कला में लोक तत्व अच्छे से हमने दिखा दिया, साहित्य और डांस, म्यूजिक आदि आदि तमाम चीजें बोलते हुए। इसमें जैसी अमूर्तन आया, आप थोड़ा सा कटने भी लगे होंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि वक्ता और श्रोता हो, हम लोग साथ साथ मिलके चले। तो इसमें हम लोग ये दे सकते हैं कि समय भी काफ़ी हो गया, कम से कम हम लोग को 8 से 9 बजे तक करना था, ये काफ़ी देर तक चला गया, करीब पौने 2 घंटे की बात होगी, जो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि चूंकि ये बातचीत टाइमलेस है, तो टाइम में हम बांध के नहीं रख सकते हैं। विषय प्रवर्तन में हमने इतनी छूट ली है कि और विद्वानों को एक भूमि मिल सके, वो अपने अपने अपनी अपनी कला में अपने अपने अनुशासन के विद्वान है, विदुषी हैं, वो बताएंगे आपको और अच्छा, हमसे भी अच्छी तरह से। हमने सिर्फ कलर्स ड्रॉ कर दी, कुछ स्ट्रोक्स हमने एक विषय का प्रवर्तन कर दिया। यहीं पर मैं विराम लेता हूँ, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में जो है वो अंत नहीं होता, विराम या विश्राम होता है। यहाँ पर मैं इसलिए इसको इस निकष पर पहुंच के इसको विराम दे रहे हैं, जहाँ पर आगे भी हम लोग कल से, जो अभी 12 दिन का हो रहा है और हमारे 20-21 विद्वान लोग कहेंगे, उस पर कर सके, विमर्श को आगे बढ़ा सके। तो मैं यहीं पर, मुझे लगता है कि प्रश्न आए होंगे, नहीं भी आए, कुछ लोगों ने प्रशंसा की होगी, इसका बहुत मतलब तो नहीं होगा। मतलब तब होगा जब आप इसकी गहराई में वैसे ही जाएंगे जैसे अभी हम लोग इस बातचीत में गए थे। बाबा, इतने लोग, सभी को मेरा प्रणाम। इतने सारे विद्वान मुझे सुन रहे थे, लेकिन मैंने पहले ही बताया था, जहाँ भी गुड़ लगेगा आप उसको भी सुनिए। को प्रणाम। और ऐसे करके नमस्कार की मतलब नहीं, जब नमस्कार के जेस्चर है तो बोलने का क्या मतलब है। टेलीफोन होगा तो नमस्कार बोलेंगे, और टेलीफोन नहीं होगा जब आप देख रहे हैं तो इसकी मुद्रा ही काफी है ना पूरा।